तो हे गाइस, वेलकम टू माय न्यू चैनल। तो हम लोग इस पे आज स्टार्ट करने वाले पॉडकास्ट। बहुत दिनों से सोच रहे थे पॉडकास्ट स्टार्ट करनी है, तो किए नहीं थे। तो आज फाइनली पूरा हमारा इंतज़ाम हो गया है। और तुम भी मतलब अपने भाई के साथ में जुड़ जाओ, साथ दो। तो आज हमारे मेहमान आने वाले अपने साबिर भाई। तो इनके बारे में हम जानेंगे। ये हमारे साबिर भाई है। कैसे भाई आप? बस फर्स्ट क्लास। साबिर हम भाई के बारे में हम जानेंगे। साबिर भाई का सोफ़े का बिज़नेस है, तो इनके बिज़नेस के बारे में जानेंगे, इनकी लाइफ़ के बारे में जानेंगे। मतलब जितना हम हमें आपस में मतलब जितना जानने की रहेगी, जितना आपको बता सकते हैं हर चीज़ के बारे में। और भी आती रहेगी हमारी पॉडकास्ट। रियल वर्ल्ड पॉडकास्ट के नाम से हमारा चैनल रहेगा। धीरे धीरे सब करेंगे, जितना हो सकेगा कोशिश आते रहेंगे। तो भाई बताइए अपने बारे में। हाँ, तो जैसे बिजनेस की बात हुई तो सोफ़ा क्राफ्ट मेरे ब्रांड का नाम है और ये हमने अप्रॉक्स 2019 में शुरू किया था। आप मतलब बचपन से बताइए अपनी फैमिली में मतलब कौन कौन है। फैमिली में वैसे डैड है, मम्मा है और दो भाई है। एक भाई है और दो बहन है। कहाँ से हो आप? मतलब और फैमिली आपकी कहाँ से? वैसे यूपी से हैं। यूपी में और कहाँ से? यूपी में बलरामपुर। अच्छा। और बाकी उसके बाद हम सबकी बर्थ यहीं पे हुई है, यहीं पैदाइश है हमारी, बॉम्बे की। तो आप मतलब स्कूल वगैरह मतलब स्कूल कहाँ से वगैरह बचपन में गए जाते थे? चैम्बूर में एनबी मात्रे, वहाँ से 10th थोड़ा तक अपने हमने वहाँ। बचपन के बारे में बताइए। आप कैसे कहाँ हुए, कैसा है, कैसा आपने मतलब स्कूल गए, कैसे मतलब बचपन में थोड़ा बहुत याद ही होगी ना। हाँ, कहाँ वैसे कहाँ गए, कैसी मस्ती की है? वैसे तो हम और स्कूल में पहले 7 तक मैं यहाँ पे एक इन्फेंट इंडिया स्कूल है, मैं वहाँ से अपनी स्टडीज़ कंप्लीट कर रहा था। फिर उसके बाद थोड़ा कुछ फैमिली मैटर था, पैसे के इश्यूज, तो फिर मैंने चेंज किया। हमने चैम्बूर एनबी मात्रे स्कूल, वहाँ की फ़ीस वगैरह कम थी थोड़ी, तो वहाँ पे वहाँ ज्वाइन पे किया। बताइए बचपन में आप मतलब क्या करते थे, कैसे स्कूल जाते थे, कैसा करते थे, कैसा मतलब कैसा वहाँ का वो था पूरा? तो स्कूल्स वगैरह मेरे ऐसे थे कि वही डेली रूटीन के सुबह उठना, फिर मम्मी रेडी करते थे, फिर डैड के पास स्कूटी थी एक्टिवा, तो वो ले जाते थे, ड्रॉप करके आते थे। फिर पिकअप के टाइम डैड जॉब पे होते थे, तो फिर हम वापस ऑन बस या बाय ट्रेन आते थे रिटर्न घर। हमारे पिताजी तो थे, अब्बा जी वो क्या जॉब करते थे? अब्बा का पहले जॉब था, घड़ी का काम करते थे, वॉच मेकर थे। मतलब फिर घड़ी बेचते थे, मतलब बनाते थे? वॉच मेकर थे, बनाते थे। फिर अच्छा। उसके बाद धीरे धीरे बॉम्बे में उन्होंने शॉप ली, फिर उसके बाद वॉच की सेलिंग्स वगैरह ये सब था। फिर धीरे जब मैं 7th या 8th में गया, तो वहाँ पे शॉप थी, थोड़ा कुछ प्रॉब्लम की वजह से शॉप क्लोज हो गई। तो फिर फिर उसके बाद हम चेंबूर में आए और यहाँ पे चेंबूर में कितना साल हुआ? चेंबूर में 5 to 6 years। फिर उसके बाद यहाँ पे कपड़े की शॉप किए थे, तो फिर स्कूल्स लाइक वगैरह मतलब बच्चों की बड़ों की कैसे मतलब? बड़ों की नॉर्मल, मतलब जैसे मेंस वेयर, मेंस वेयर। फिर जीन्स, शर्ट्स, ये सब की शॉप थी हमारी। अच्छा, तो वहाँ बिजनेस करते थे, चला नहीं चला वो? वो चला थोड़ा, पर उसके बाद में वही हुआ, स्टार्टिंग में तो बहुत अच्छा रन किया, हम्म। बाद में स्लो 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 डाउन होते गया। तो क्या वजह थी जो मतलब स्लो स्लो? वो स्लो इसके लिए डाउन होते गया कि लॉकडाउन्स वगैरह लग गए, 18 19 17 ये सब लॉकडाउन में ही रेंट वगैरह दे दे के एकदम परेशान हो गए, तो बाद में क्लोज कर तो दिया। लॉकडाउन अच्छा गया, कैसा गया? हाँ, वैसे ठीक ही था, जैसा भी ठीक था, था पर मतलब ठीक था या परेशान थे या बहुत वो टाइम परेशान है? वो टाइम इतना ज़्यादा लोड हो गया था कि शॉप के रेंट्स देना और उसके बाद जो भी वर्कर्स हैं उनको सैलरी देना, लाइट बिल्स वगैरह, तो वो सब बहुत ज़्यादा लोड हो गया था, तो उस टाइम बहुत परेशानी हो गई थी। तो फिर जब जब तक संभाल पाए संभाले, फिर उसके बाद शॉप वगैरह 2 घंटा 3 घंटा चालू होती थी, तो फिर क्लोज कर दिया बाद में। फिर उसके आगे कितने तक मतलब तुमने पढ़ाई फिर कंप्लीट तब की? तक मेरी 9th 10th कंप्लीट हो गई थी। फिर फिर उसके बाद मैं शॉप पे, जब मेरी स्कूल चालू थी तब मैं शॉप पे आता जाता था, तो बिज़नेस का मुझे अच्छा खासा नॉलेज हो गया था। तो फिर डैड ने कहा कि अगर नहीं कुछ हो रहा है तो कहीं जॉब देखो, क्योंकि फैमिली कंडीशन थोड़ी डाउन हो रही थी। तो फिर जॉब वगैरह देखा, एक आध जगह जॉब किया, तो मुझे उतना समझ में नहीं आया। तो फिर मैंने एक फ़ील्ड चॉइस की अपनी। तो फिर एक जगह मैं शॉप पे जाता था, शानदार फर्नीचर, वो सीवुड में। तो वहाँ पे जाते जाते मुझे थोड़ा इंटरेस्ट हुआ कि फर्नीचर लाइन, सोफ़ा, इंटीरियर लाइन, ये लाइन्स बहुत अच्छी हैं। तो काफ़ी दिन, अप्रॉक्स 1 साल मैंने जॉब किया वहाँ पे। एक वो, साल जॉब की? हाँ, वो जॉब इसके लिए किया था कि कुछ नॉलेज हो जाए, कुछ आइडियाज़ हो तो जाए। वहाँ पे मतलब क्या सीखे, कैसा काम करते थे, क्या पगार थी उस वहाँ पे? वहाँ पे तो मेरी 10,000 सैलरी थी, जिसमें मेरा कुछ नहीं होता था, क्योंकि 3 to 4,000 ट्रैवल्स में चले जाते थे, 5 to 6,000 आता था उसमें, घर पे देना, शॉपिंग, मतलब कुछ भी नहीं होता था। बट अब मजबूरी थी तो करना पड़ा, जैसे तैसे 1 ईयर्स वहाँ पे निकाला। तो एक साल तुमने पूरा वहाँ कंप्लीट किए, तो हम्म। वहाँ से तुमने क्या क्या सीखे मतलब?
वहाँ पे मैंने ये सीखा कि मैन्युफैक्चरिंग सोफ़े की और फर्नीचर्स की मैन्युफैक्चरिंग कैसे होती है और कैसे कस्टमर्स को हैंडल किया जाता है, कैसे डील किया जाता है। ये सब वहाँ से काफ़ी और आइडियाज़ मिले मुझे। कस्टमर कैसे अटेंड करते हो आप? कस्टमर एकदम फ्री माइंड होके पहले मुझे उसकी रिक्वायरमेंट्स जानना है, उसकी नीड्स जानना है, वो क्या चाहिए उसे। फिर जैसा जब मुझे समझ में आ जाता है कि हाँ, इसकी ये नीड्स है, तो फिर उस हिसाब से हम उसको रिप्रेज़ेंट करते हैं। और किस किस टाइप के तुम्हारे पास आते हैं कस्टमर? कस्टमर तो ऐसे कुछ इंटीरियर डिज़ाइनर्स हैं, वो आते हैं, कुछ आर्किटेक्ट्स हैं, वो आते हैं, कुछ डायरेक्ट क्लाइंट्स हैं, वो आते तो हैं। सब आने के बाद सीधा ले लेते हैं या मतलब क्या क्या प्रोसेस रहता है उसका? मतलब वो कैसा है कि पहले नॉर्मल, वैसे तो हमारा कोई बड़ा शोरूम नहीं है, फैक्ट्री है हमारी। तो फैक्ट्री पे आते हैं, विज़िट करते हैं, तो उन्हें फिर दिखाया जाता है कि क्या अभी ये चीज़ जो है। अपन बात कर रहे हो वो जॉब के बारे में बात कर रहे हो। जो तुम जॉब करते थे वहाँ कैसे तुम कस्टमर हैंडल करते थे? अच्छा, अगर हाँ वहाँ हाँ अगर वहाँ की बात करें तो वहाँ हाँ कैसा था कि वो एक शॉप थी। हाँ। तो वहाँ पे क्लाइंट आता था और डायरेक्ट परचेज़ करता था, वो देखता था, सब रेडी चीज़ तो होती हर थी कोई वहाँ पे। आके ले मतलब खरीद लेता था या कोई वहाँ पे मतलब? 90% लोग लेके ही जाते थे, क्योंकि वो बड़ी शॉप थी। तो वहाँ पे जिनको बाय करना है ज़्यादातर वही आते थे, इंक्वायरीज कम आती थी, कस्टमर्स ज़्यादा आते थे वहाँ पे। कस्टमर आते थे सब मतलब भाव ताव करते थे या इसीलिए लेते थे? वहाँ पे फिक्स प्राइस था, तो वैसा ज़्यादा रेट नहीं होता था, बट जो डिस्काउंट ऑफर्स तो वहाँ चलता पे था कितना माल वो। तुम काम करते थे? तुम्हारे को तो मालूम होगा ना कितने में आता है, कितने में तो बेचते हैं? वहाँ मैं इसी के लिए गया था वहाँ पे कि मुझे कुछ आइडिया हो कि क्या कितने प्राइस में आता है और कैसे सेल किया जाता है। तो कितने में आता था और कितने में बेचते थे? अप्रॉक्स 30% प्रॉफिट रहता था। कितना? 30%। अच्छा। तो जैसे कोई चीज़ आती थी 10,000 में, तो उसे 13,000 सेल करना रहता था। 20 में आती थी, 26 में सेल करना रहता था। तो वहाँ पे 30% का मार्जिन रखते थे तो वहाँ वहाँ पे पे। तुम जॉब पे कितने बजे से कितने बजे तक का जाते थे? वहाँ पे मॉर्निंग 10 AM टू 10 PM। अच्छा। टिफिन विफिन लेके जाते थे या कैसा रहता? वहाँ पे हाँ, अक्सर टिफ़िन लेकर ही जाता था, और कभी अगर नहीं लेकर गया, लेट हो गया, तो फिर वहीं खुद हम बना लेते। तो वहाँ पे अरे, तुम्हारा वहाँ पे किसी खुद हम बाहर से खा लेते जहाँ थे। जॉब करते थे वहाँ झगड़ा वगड़ा होता था तुम्हारा किसी से? उधर जॉब में तो ऐसा रहता है थोड़ा कि जमती नहीं है, वो थोड़ा बॉस का वो दिखाते थे, और वो भाई बोल के इंसान चाहे जितना काम करा ले, पर जहाँ वो बॉस दिखता है तो फिर नहीं जमता है। तो 1 साल के बाद मैं तो ये सोचा था कि और मुझे सीखना है वहाँ, पर 1 ईयर के बाद वो कुछ ज़्यादा ही रूड बिहेव करने लगे, तो तो धीरे-धीरे तुम मैं। वहाँ पे खाली अकेले सेल्समैन थे या और भी जन थे? वहाँ पे 3 सेल्समैन थे टोटल। तो तुम लोग में क्या इंसेंटिव रहता था, कैसा रहता था मतलब इंसेंटिव सिस्टम? नहीं, वहाँ पे 10,000 सैलरी थी, बस चाहे जितना सैलरी, सेल हो, जितना भी और सेल हो? इंसेंटिव कुछ भी नहीं रहता था ठीक। वहाँ पे। फिर उसके बाद में फिर क्या हुआ? आगे तुम बढ़े कैसे फिर? फिर वहाँ पे मैं जॉब करता था, तो काफ़ी दिन मतलब ऐसे ही चला, अप्रॉक्स 1 ईयर। फिर मुझे ये हुआ कि यहाँ से मेरा कुछ भी नहीं होगा, क्योंकि जॉब पे जाना आना और कुछ मंथ एंड में तो कुछ भी नहीं रहता था हाथ में। तो फिर ये हुआ कि मैं छोड़ दूंगा। तो मैंने घर पे ही चीज़ बताई, तो फिर घर वाले सब, नहीं जॉब छोड़ दोगे, जो तुम्हारे खर्चे हैं कम से कम वो निकल रहे हैं, फिर वो भी देना पड़ेगा, तो बहुत प्रॉब्लम्स हुई। पर फिर बाद में ये हुआ कि जो मर्जी में आए करो। फिर वो जब एकदम घर वाले गुस्सा हो जाते हैं, तब ये रहता है कि मारे वारे नहीं तुम्हारे थे? नहीं, वैसा नहीं, पर डांटे, और बहुत सी बातें हुई कि क्यों जॉब छोड़ रहा है। तो ये हुआ कि मुझे अब करना ही नहीं है, मैं जॉब नहीं करूँगा चाहे जो हो फिर जाए। फिर मैं सोचा क्या करना है, तो ऐसे ही कुछ सोशल मीडिया मार्केटिंग मैंने स्टार्ट की कि शायद इससे कुछ हो जाए। क्या होता है सोशल मीडिया मार्केटिंग? मतलब कुछ इंस्टाग्राम और फेसबुक मार्केटिंग, गूगल, यूट्यूब, तो वो सबसे मैंने ट्राई किया कि ये होता कैसे वो तो बताओ। ये होता ऐसे है कि जैसे हमारा पेज हो इंस्टा पे या फेसबुक पे, उस पे अपने एड्स डालना, अपने फ़ोटोज़, अपने जो काम किए हुए हैं वो सब डालना। तो वो जो सब काम मेरे हुए थे, तो मैंने कुछ फ़ोटोज़ वगैरह क्लिक की थी। तो मैंने वो सब फ़ोटोज़ धीरे-धीरे अपलोड करना शुरू किया, और जब मैं अपलोड करने लगा तो कुछ कस्टमर्स वगैरह, पहले स्टार्टिंग में तो खाली इंक्वायरीज़ आई, तो क्या चीज़ की आप फोटो अपलोड करते थे? सोफ़ा की और फर्नीचर की, जो भी हमारा काम चलता था वो सब। फिर आगे फिर? फिर ये हुआ कि पहले इंक्वायरीज आई काफ़ी, 6 मंथ्स तक तो एक भी ऑर्डर नहीं, और स्टार्टिंग में इंस्टा वगैरह पे नॉर्मल ही रहता है। तो बहुत मैंने ट्राई किया, फिर ये हुआ कि शायद नहीं हो पाएगा इससे कुछ। तो मैं सोचा कि अभी कुछ नहीं हो तो फॉरेन साइड कहीं बाहर ही जॉब देख लेंगे। तो कुछ दिन तो ये एकदम फिर हिम्मत टूट गई कि अब कुछ नहीं होगा। तो ऐसे ही अचानक फिर एक दिन एक कॉल आया क्लाइंट का कि आप विजिट कर सकते हैं, हमारी बात हुई थी इंस्टाग्राम पे। हाँ। तो फिर हाँ, उनसे बात हुई, मैं बोला यस मैं विज़िट कर सकता हूँ। तो उन्होंने काफ़ी सारे कैटलॉग्स, उसमें फ़ोल्डर्स होते हैं सोफ़ा के, कि
अलग फैब्रिक्स के, फॉर्म के, जो भी अंदर यूज़ होता है। तो उसी कुछ उन्होंने कहा कि सैंपल्स लेकर आ जाना। तो मैं गया, तो बात किया, मतलब काफ़ी चीज़ मैंने उन्हें समझाई कि ये चीज़ हम यूज़ करते हैं और ऐसा रहता है। तो मुझे एंड टाइम ऐसा लगा कि शायद आना भी मेरा बेकार हो गया, और वो टाइम ऐसा था कि पॉकेट एकदम खाली। वो ऑर्डर मिला कि नहीं मिला? एंड में वो ऑर्डर मिला, मेरी पॉकेट एकदम खाली। फिर क्लाइंट ने कहा मैं कॉल करता हूँ। फिर मैं रिटर्न चले आया। फिर 2 डेज़ के बाद उनका कॉल आया कि आप रिटर्न आ सकते हैं, मुझे कुछ फैब्रिक कंफर्मेशन कंफर्म करना था। तो फिर मैं गया वहाँ पे, तो फैब्रिक्स वगैरह दिखाया मैंने, मेरे 100% दिया कि मुझे ऑर्डर मिल जाए, क्योंकि वो मेरा पहला था और समझिए आखिरी उम्मीद थी कि ये मिल जाएगा तो ही मैं रुकूंगा। मैंने ये सोचा था, तो बहुत ट्राई किया। फिर उसके बाद वो क्लाइंट एंड में वो रेडी हो गया। तो एक ऑर्डर, फर्स्ट ऑर्डर था मेरा, वो अप्रॉक्स 50,000 का। अच्छा। तो मेरा फर्स्ट ऑर्डर क्लोज हुआ और मैं उस दिन बहुत खुश था, क्योंकि घर वालों से ऐसे ही सब खराब हो चुका था कि कोई काम का नहीं है, नाकारा फिर वो है। बना, ऑर्डर बनाया हाँ, पूरा, फिर उसको फिर वो डिलीवरी ऑर्डर की? बनाया। फिर 15 डेज़ का मैंने टाइमिंग लिया था वो ऑर्डर को, और वो 12 डेज़ में मेरा रेडी हो गया था। तो मैंने जल्दी ही डिलीवर किया, तो क्लाइंट उससे बहुत खुश हुआ। तो वो ऑर्डर, फिर उनसे मुझे काफ़ी रेफरेंस मिले। वो मेरा पहला कस्टमर था, बट वो मेरे लिए एक रहमत हो गया कि उससे बहुत, उसने उसके जितने सर्कल में थे उसने सबको मेरा कॉन्टैक्ट नंबर दिया। फिर उससे मेरा बिजनेस धीरे धीरे शुरू हुआ। तो अभी आपकी दुकान है, मतलब क्या है? अभी हमारी फैक्ट्री है, 2 फैक्ट्री, एक शिलफाटा में है, एक मानखुद में। अच्छा, तो फैक्ट्री कैसे बनाई तुमने? फैक्ट्री वो ऐसे कि बहुत लंबा प्रोसेस था, लगभग 3 से 4 साल लगा। कैसे? और स्टार्टिंग में तो मैं खुद ही काम, क्योंकि मुझे खुद आता था बनाने, तो सोफ़ा और फर्नीचर ये सब मैं खुद बनाता था स्टार्टिंग में। तो पहले मैंने किया, खुद बनाया। फिर उसके बाद मैंने पहला एक बंदा रखा, तो वो कुछ दिन किया पर नहीं जमा, तो फिर वो निकल गया। फिर मेरा एक फ्रेंड था दानिश, तो क्या नहीं जमा उसमें? मतलब वो ये नहीं जमा कि इसमें फिनिशिंग्स वगैरह बहुत होनी चाहिए, और तुम्हारे को मतलब जैसा क्वालिटी, काम चाहिए था वैसा काम मिला जैसा है? वैसा काम नहीं मिला। तो फिर ये हुआ, एक सोफ़ा उसने रेडी किया, बट मुझे पसंद नहीं आया। तो मैंने उससे कहा कि नहीं जम रहा है, क्वालिटी वगैरह फिनिशिंग्स नहीं जम रही है, तो आप मत आओ। तो फिर मेरा एक फ्रेंड था दानिश, तो मैं और वो दोनों मिलके हम लोग काम करते थे। और एक स्टार्टिंग का ही टाइम था, तो उस टाइम एक मुझे बहुत बड़ा ऑर्डर मिला। मेरे लिए बहुत बड़ा था उस वक्त, क्योंकि वो अप्रॉक्स 1,50,000 का कुछ था ऑर्डर। तो वो बहुत बड़ा ऑर्डर था मेरे लिए, और मेरे पास कोई था नहीं जो करे। तो मैं और मेरा फ्रेंड दानिश, अप्रॉक्स हम लोग ने सुबह से, मॉर्निंग में हम उठते थे, नाश्ता किए, फ्रेश हुए, फिर उसके बाद आए। जो हम लोग मॉर्निंग में लगते थे, शाम को 7 बजे 6 बजे तक काम करते थे। फिर 6 बजे खाना और रेस्ट 1-2 घंटा। फिर उसके बाद काम शुरू करते थे, फिर 2 से 3 बजे तक। फिर 3 बजे जब ये होता था कि हाँ आप कल करेंगे बाकी, तो हम लोग रोक के फिर खाते थे, फिर सोते थे। फिर वैसे ही अप्रॉक्स 1 वीक तो मैं घर पे ही नहीं गया। फिर मैं वर्कशॉप लिया था मैंने, वहाँ पे हम काम करते थे। तो 1 वीक मैं घर पे ही नहीं गया, वो काम वगैरह कंप्लीट किए। और जब वो कंप्लीट हुआ तो फिर वो डिलीवर किए। तो वो मेरा पहला, मुझे पेमेंट आई थी, बहुत बड़ी पेमेंट मेरे लिए उस वक्त, बहुत बड़ी थी तो वो। उसमें कितना फायदा हो, मतलब उसमें आपको? मुझे अप्रॉक्स 30 to 40,000 प्रॉफिट हुआ था। और वो मेरे लिए उस वक्त बहुत था, क्योंकि 6 महीना जब कुछ भी ना रहे जेब में और अचानक 30-40 हज़ार आ जाए, तो वो बहुत होता है। घर वाले भी खुश हो रहे थे? हाँ, फिर घर पे दिया, तो जब तक नहीं हुआ था कुछ, तब तक तो बहुत झगड़ा था। फिर दिया, मैं बोला ऐसा है, अब काम चल रहा है, ऑर्डर्स आ रहे हैं, तो घर वाले बहुत खुश हुए। फिर ये हुआ, ठीक है जो कर रहा है कर। फिर आगे का प्रोसेस? फिर उसके बाद प्रोसेस आगे ये हुआ कि कुछ ऐसी नॉर्मल एक आध क्लाइंट्स थे मेरे पास। फिर मैंने कुछ सारी कंपनीज को मेल किया, और मेरे पास टीम ना होने की वजह से मुझे बड़ी कंपनी से तो काम नहीं मिला, बट कुछ आर्किटेक्ट्स वगैरह हैं जिन्होंने मुझे बहुत सपोर्ट किया। जैसे एक है सद्दाम भाई, और ऐसे काफ़ी सारे आर्किटेक्ट्स हैं जिन्होंने मुझे बहुत सपोर्ट किया। तो उनके पास कुछ भी काम आए, या उनके कोई भी उनके रेफरेंस में अगर किसी को सोफ़ा बनाना है, फर्नीचर बनाना है, तो वो ज़रूर मेरा रेफरेंस दे देते थे कि वो बड़े ऑर्डर्स ज़्यादा लेते थे। तो कुछ अगर छोटे ऑर्डर्स हैं, तो वो डायरेक्ट कॉन्टैक्ट नंबर देते थे कि आप इनसे कॉन्टैक्ट कर लें। फिर वैसे धीरे 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 काम चलने लगा, और फिर अल्लाह के करम से थोड़ा बड़ा हुआ, काम थोड़ा सा बढ़ा। तो फिर मैंने एक थोड़ी सी बड़ा कारखाना लिया, फिर वो किया कुछ दिन। फिर उसके बाद मैंने एक एक लड़का रखा काम के लिए। फिर धीरे धीरे काम चलने लगा, तो लगभग 10-12 बंदे हो गए। फिर मुझे वो जगह कम कम पड़ने लगी, तो फिर मैंने शिलफाटा में एक फैक्ट्री लिया। फैक्ट्री कितने की, मतलब
रेंट पे लिए वो या रेंट पे लिया मैंने। अब वो 2000 स्क्वायर फीट में थी, अच्छा और एक ये फैक्ट्री थी, ये 1000 स्क्वायर फीट में थी, वो 2000 स्क्वायर फीट में। तो फिर वो भी चला, अल्लाह का शुक्र था, काफ़ी अच्छा चला। तो कितना रेंट था उसका मतलब? उसका रेंट था 30,000 पर मंथ। तो मतलब उसमें तुम्हारा हो जाता था या नुकसान नुकसान होता था? उसमें स्टार्टिंग में तो था, मैंने क्योंकि वो उस वक्त बहुत ज़्यादा समझ नहीं थी, मुझे ये था कि बड़ा करना है, पर वो मुझे ये करना चाहिए था कि एक रख के वहाँ वाला था कि एक क्लोज करना चाहिए था, पर उस वक्त नहीं समझती, तो मैं दोनों ही रखा था कि शायद काम और ज़्यादा है। पर धीरे धीरे 6 महीना तक तो मुझे ये था कि सब लेवल था, वहाँ की फैक्ट्री से कुछ भी नहीं बचता था। पर 6 मंथ्स के बाद फिर उसमें से भी धीरे धीरे प्रॉफिट्स आने लगे। फिर एक और आर्किटेक्ट है, उनके उनका वो कैसा है कि पूरा ऑल वर्क लेते हैं और वो डिजाइनिंग करके डायरेक्ट कॉन्ट्रैक्ट बेस पे दे देते हैं। तो फिर कुछ एक, मिला क्या नहीं, बड़ा कॉन्ट्रैक्ट कुछ मिला? हाँ, वो आर्किटेक्ट के थ्रू मुझे एक बड़ा कॉन्ट्रैक्ट मिला, और उस वक्त वो इतना बड़ा कॉन्ट्रैक्ट था कि मैं लेने से डरा, अप्रॉक्स 4 करोड़ का था, और वो मेरे माइंड से बाहर था। ये 2 साल पहले की बात है, तो उतना भी ज़्यादा मैं ये नहीं था। उनका क्या था कि 50% मैं पेमेंट कर दूंगा। 4 करोड़ का था मतलब? हाँ, और 50% मैं पेमेंट कर दूंगा, और 50% आपको इन्वेस्ट करके बनाना है। आफ्टर कंप्लीट जब हो जाएगा तब 100% पेमेंट होगी। तो मैंने, मेरा तो बहुत ट्राई किया, पर मेरे अब्बू एक बात कहते थे कि इतना भी ज्यादा लोड मत ले लेना बेटा कि रात को सो नहीं पाओ। तो फिर मैंने यही सब कुछ बातें सोचा, और मैंने वो ऑर्डर छोड़ दिया। क्योंकि अगर वो मैं लेता और बाय चांस, इंटीरियर का काम है, इसमें क्या है, बहुत माइनर चीज़ें होती हैं, कभी अगर मैं किसी चीज़ में फंस गया तो वो मेरे लिए बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो सकती थी। तो मैंने काफ़ी जन से, वैसे तो मैं मशवरा अगर लेता हूँ किसी से तो मेरे अब्बू से, मैंने अब्बू से भी लिया, तो उन्होंने बहुत डीप तो नहीं बताया कुछ, खाली वो ये बोले अगर तुम कर पाओ, ऑर्डर लेने के बाद रात में नींद आ जाए अच्छे से तो ले लेना, अगर रात की नींद ना आए तो मत लेना। तुम सोचे नहीं कि एक बार ले लूँ, मैंने रिस्क ले सोचा, लूँ? मैंने सोचा, बहुत सोचा रिस्क ले लूं, पर बात ये थी अगर मैं रिस्क ले लेता और बाय चांस मैं फंसता, तो मेरे पास वैसा कुछ बैकग्राउंड ही नहीं था ना कि मैं उसको रिकवर कर दूंगा चलो। और ये ऐसा काम था कि 50% ही पेमेंट कर रहा है और 50% जेब से लगाना है मेरे पास। अगर मैं उसमें 30% भी कमाता 4 करोड़ में, तो 3 करोड़ 30 लाख या ऐसा कुछ बन रहा है, तो मेरे पास 1 करोड़ थोड़ी था कि मैं इन्वेस्ट कर सकूं। तो मैंने कुछ लोन वगैरह का देखा, फिर बाद में ये हुआ कि लोन लूंगा और बाय चांस साइट है, कभी डिले हो, कभी पार्टीज के प्रॉब्लम होते हैं, कभी और कुछ रहता है, किसी वजह से अगर डिले हो गई तो मुझे बड़ा लॉस लग सकता है। तो कभी भी इतना भी ज़्यादा, मैंने समझाया खुद को कि बहुत ज़्यादा के चक्कर में जो है वो भी मत गवा दो। फिर छोड़ दिए वो ऑर्डर छोड़ दिया। फिर बाकी छोटे मोटे ऑर्डर्स ऐसा काफ़ी सारे, मतलब उतने बड़े ऑर्डर्स तो नहीं, बट बाकी 1 करोड़ तो 30 लाख ये जो 50 लाख। तुम्हारा ऑर्डर आया ये 4 करोड़ का, तो कितने साल हो चुके थे तुम्हारे काम को? मेरे काम को 2 साल हो चुके थे। तो 2 साल में तुम्हारा मतलब पूरा वो क्या था मतलब 2 साल बिजनेस? में मुझे नॉलेज बहुत हो गई थी। खाली मैंने इंटीरियर डिजाइनिंग में अभी कर रहा हूँ, उस वक्त अगर मैं किया होता तो मेरे लिए ज़्यादा इजी होता। पर ये प्रॉब्लम था कि अगर मैं कहीं अटका तो मैं डिज़ाइनर भी नहीं हूँ, और जो डिज़ाइनर था वो कैसा कि ड्राइंग बना के दे दूंगा, बाकी कंप्लीट तुमको करना है, तुम और पार्टी डायरेक्ट है। तो उसमें कभी अगर कुछ बाय चांस कुछ रहता कि ये चेंज करना है या कुछ, तो मेरे लिए डिफिकल्टीज हो जाती। और अगर अभी रहता, अभी तो मुझे बहुत माशाल्लाह से बहुत तो अच्छी नॉलेज हो गई दो है। साल हो गए, तो उसमें आप कितना पैसा मतलब कमाए या कितने का बिजनेस किए पूरा? ऐसा बिजनेस कुछ याद है तो मतलब जितना हो सके बताना। ऐसे तो मतलब मेरे कुछ ख्वाब थे कि फ़ोन वगैरह, उस वक्त मतलब कैसा मिडिल क्लास फैमिली से तो हाँ, ये रहता है कि आईफोन होना चाहिए, तो वो मेरा ड्रीम था। तो आईफोन लिए हाँ, मतलब? तो फिर उसके बाद मैंने एक आईफोन लिया। फिर कौन सा लिए मतलब? मैंने सबसे पहले आईफोन एक्स लिया था। उस वक्त तो 11 या 12 का ट्रेंड था, 11 का ट्रेंड था। मैंने एक्स, मेरे पास 11 के लिए कम पैसे नहीं हो पाए, मतलब थोड़ा बिजनेस भी देखना था, तो तो कितने का लिए थे मतलब? मैंने एक्स लिया था 44 या 43,000 का कुछ। तो कुछ दिन यूज किया, फिर उसके बाद एक दिन साइट पे गया था मैं, फिर आ रहा था तो मेरे जेब से निकाल लिया किसी ने या कुछ। मुझे बहुत दुख हुआ कि बहुत मेहनत के मतलब पैसे थे। निकाला मतलब कोई का छीन लिया किसी ने? नहीं, किसी ने चोरी कर लिया। चोरी कैसे कर लिया मतलब? मतलब वो, मैं ड्राइव कर रहा था और मैंने गाड़ी एक सिग्नल पे रुका था, फिर वहां से आगे बढ़ा तो मेरे जेब में फ़ोन भी नहीं था, और कुछ कैश वगैरह थे वो भी नहीं थे, वॉलेट भी नहीं था। अब वो राइट साइड में ही था सब, और अब वो कैसे निकाला वो मुझे नहीं मतलब मालूम। तुम्हारे पास कोई बैठा ही नहीं?
तो निकालेगा कैसे? तो वो ऐसे कि मैं सिग्नल पे खड़ा था, तो आजू बाजू गाड़ियां थी और कुछ पब्लिक थे जो रोड क्रॉसिंग कर रहे थे, और मैं ट्रैक पे ना था। तो अब ट्रैक में हो सकता है गिर भी जाए, या गिर गया हो सकता, जो भी हो। हो सकता है, बट मैं इतने अच्छे से रखता था कि गिरना पॉसिबल नहीं है। पर जिप, क्योंकि ट्रैक में जिप थी नहीं, वो डायरेक्ट ट्रैक था, तो गिर गया। गिर गया या किसी ने निकाल लिया वो नहीं मालूम, क्योंकि अगर गिरता तो सिर्फ फोन ही गिरता। फोन भी गया, कैश भी गया, और वॉलेट था जेब में, पीछे वाले जेब में, वो भी गया। और उस वक्त काम अच्छा चलने लगा, तो कुछ ये था कि बाइक का शुरू से शौक था, पर फैमिली कंडीशन के से वो शौक नहीं पूरे हो पाए थे। लिए नहीं फिर भाई? तो फिर मैंने फिर धीरे धीरे काम काम पे फोकस किया। तो फिर अल्लाह के करम से अच्छा खासा काम चलने लगा, तो फिर मैंने मेरी एक बाइक लिया था सबसे पहले, 220। वो उस वक्त था शौक थोड़ा उसका मुझे, तो मैंने सबसे पहले गाड़ी में 220 थी। कितने साल पहले की बात है? ये तीन, वही 2 साल पहले की बात है लगभग। अच्छा, दो, तो मतलब सेकंड हैंड में लिए थे, न्यू लिए थे? न्यू लिया था। तो फिर वो मैं जैसे ही लिया, उस वक्त तो काम मेरा बहुत अच्छा चल रहा था। फिर उसके बाद सैमसंग का वो जेड फोल्ड फोन चल रहा था। जो फोल्ड वाला जो हाँ, है जो वो। फोल्ड वाला होता है। हाँ। तो वो चीज मतलब मेरे एक फ्रेंड के पास था, तो मुझे वो देख तो के बहुत होता था। महंगा, 1.5-2 लाख रुपए का था। हाँ, वो उस वक्त 1,05,000 या 1,06,000 का था। तो मुझे बहुत ये था कि मैं लूँ। तो एक दिन पैसे, मतलब कुछ पेमेंट्स अटकी थी पहले की, तो वो पेमेंट्स आ गई। तो मैं सोचा कि बिजनेस में इन्वेस्ट करूँ, पर चल रहा था नॉर्मल, तो वो एक्स्ट्रा पैसे थे। तो मैं सोचा कि मैं फ़ोन लेता हूँ। तो फिर मैंने वो सैमसंग जेड फोल्ड वो फ़ोन लिया। फिर उसके बाद तो नगमा मिराज का आप जानते होंगे, हाँ, वो जो उन, उसके साथ में, आवेश के साथ में, हाँ आवेश की जो बराबर, गर्लफ्रेंड रही, हाँ, वही ना? उनका कुछ ऑर्डर्स था। तो वो इंस्टा से ही कोलैबोरेशन हुआ था हमारा। तो अच्छा। उसके मतलब वो कुछ मेजरमेंट, और मैं कुछ बताने गया था वहाँ पे कि क्या डिज़ाइन सजेस्ट तो करने की वहाँ क्या क्या अच्छी बात की लगेगी। थी, बताओ? तो वहाँ पे बात ये सब हुई थी कि गया पहले मैं, तो मतलब काफ़ी एकदम वैसा नहीं कि एटीट्यूड और वो पूरी सब बात बताओ, एक्ट्रेस, पूरी। मैं गया तो वो सब एक्ट्रेस हैं, पर उनमें ज़रा भी एटीट्यूड वगैरह नहीं, एकदम फ्रैंक। वो उनकी मम्मी, गया तो पानी वगैरह नाश्ता, मैं बोला ये सब की ज़रूरत नहीं है, मैं कोई चीज मैं बताने आया हूँ मेजरमेंट वगैरह, और मैं डीपली आपको बता देता हूँ क्या कैसा रहेगा। हाँ। तो सब बात हुई उनसे, और उन्होंने देखा। तो बहुत सारे मॉडल्स थे मेरे पास जो हमने बनाए, तो उन्होंने एक सोफ़ा सेलेक्ट किया था उसमें। तो वो सोफ़ा फाइनल हुआ, फिर फैब्रिक्स वगैरह फाइनल की। और उस दिन मैं बहुत खुश था, क्योंकि वो मेरा पहला कोलैबोरेशन था। फिर वहाँ से मैं ऑर्डर क्लोज हो गया। तो फिर वहाँ से मैं निकला, और मैं आ रहा था रास्ते में, मुझे अप्रोक्स 1 वीक ही हुआ था ये सब गाड़ी और फ़ोन लेकर, और रास्ते में मेरा एक्सीडेंट हो गया। कैसे? वो ऐसे कि मैं आ रहा था, मैंने सिग्नल क्रॉस किया, पर पीछे से एक ट्रक वाला था जिसका ब्रेक नहीं लगा, और मैं भी थोड़ा डिसबैलेंस हो गया, और वो आके मुझे सामने से आके हिट कर दिया, और साइड में डिवाइडर था, तो मैं उसमें फंस गया। मैं और मेरा दोस्त एक दानिश था। मतलब वो बहुत बहुत दिन तक मेरे साथ, अभी भी मेरे साथ है, और उसने बहुत साथ दिया उस वक्त मेरा। तो मतलब गिर गए तो होश में थे या तो बेहोश हो होश गए? में नहीं, एकदम गिरे तो लेफ्ट पैर, उसमें मेरा फोन था, और गाड़ी ट्रक के नीचे चली गई थी, और पैर भी मेरा गया, मेरा पैर बम्पर पे लगा था ट्रक के। तो फिर लेफ्ट वाला ही पैर, तो मैं इधर गिरा और मैं बेहोश हो गया, और दानिश भी बेहोश हो गया था। पर जब तक सब पब्लिक आए और सबने उठाने की कोशिश की, तो थोड़ा होश आया। जब तक हम लोग उठे, होश में आए, फिर देखा तो मेरा लेफ्ट लेग और हैंड बिल्कुल काम नहीं कर रहा था। तो फिर हम हॉस्पिटल्स वगैरह गए, और दवाइयाँ हुई, उसकी तो ट्रीटमेंट हुए। हॉस्पिटल लेके कौन गया था? हॉस्पिटल, वहाँ पे जब एक्सीडेंट हुआ, तो काफ़ी सारे वो पब्लिक थी वहाँ पे, तो उन्होंने मेरे जेब से फ़ोन निकाला, और बोला कॉल करूँ, किसी को बुला दूँ। तो मेरा एक फ्रेंड है अफजल, मेरा भाई लगता है वैसे वो, तो उसको कॉल किए, और फैज़ और राहुल, मतलब ऐसे कुछ मेरे दोस्त हैं जिनको कॉल किए, एक को ही कॉल किए थे अफजल को, तो उसने सबको कॉल किया, और 5 to 10 मिनट्स के अंदर सब उस वक्त आ गए। और फिर मुझे हॉस्पिटल लेके गए, मैं पूरे होश में नहीं था, थोड़ा होश था मुझे। फिर वहाँ गए तो एडमिट था 2 दिन, हाँ 2 दिन एडमिट था। फिर डॉक्टर ने एक्सरे वगैरह ली, और नसीब जो पैंट में मेरा फ़ोन था, फ़ोन एकदम क्रैश हो गया था। और डॉक्टर ने बोला कि अगर फ़ोन नहीं होता तो पैर टूट जाता था, क्योंकि वो इतना फोर्स, इतना हाँ। प्रेशर में लगा वो, कि फ़ोन पे ही पूरा इफेक्ट आया, और पैर बच गया मेरा। तो क्या हुआ था, मतलब मतलब वो एक्सरे निकाले तो उसके बाद में? एक्सरे निकाले तो नॉर्मल फ्रैक्चर था, तो डॉक्टर बोला कि रेस्ट, 1 मंथ रेस्ट करो, बाकी
बोला ऐसा मेजर नहीं है बट माइनर सा है, वो ठीक हो जाएगा। तो और फोन था जेब में, तो इसकी वजह से मेरा पैर बच गया। हाँ, तो गाड़ी का क्या हुआ? और गाड़ी का तो वो देखने लायक नहीं थी एकदम। उस पे ट्रक चढ़ गई थी तो पूरा उसकी टाकी और हेड वगैरह सब टूट गया था। तो बनाए तो रहेंगे ना। नहीं, वो बनने की हालत में नहीं थी और हम लोग बच गए, वो बहुत बड़ी बात। जिस हिसाब से एक्सीडेंट हुआ था, ये खुद को भी उम्मीद नहीं थी कि बच जाएंगे। एक्सरा हुआ था, फिर उसके बाद क्या हुआ था? तो फिर डॉक्टर ने बोला था कुछ माइनर फ्रैक्चर्स हैं और रेस्ट करेंगे 1 मंथ तो ठीक हो जाएगा। तो क्या हुआ था एक्सरे के बाद, वो तो बताओ। एक्सरे, मतलब एक्सरे किए थे तो यही था कि लेफ्ट हैंड और लेफ्ट लेग में सर फ्रैक्चर में है। लगी थी, काय में लगी मतलब थी? सर में ज्यादा नहीं, सर में हल्का, गर्दन पे कुछ लगी थी चोट। और पैर और हड्डी, यहाँ का बोन, यहाँ की हड्डी हल्का फ्रैक्चर हो गई थी, हाथ हाथ की भी और पैर की भी दोनों। और फिर टेस्ट वगैरह हुआ और उसके बाद एक्सरे हुआ तो यही बोला कि कुछ दिन रेस्ट करो और मेडिसिन वगैरह दिया। 2 डेज एडमिट भी था मैं वहीं पे। फिर उसके बाद डिस्चार्ज कर दिया और बोला कि रेस्ट करो 1 मंथ। जो तुम्हारे पीछे बैठा था उसको कहाँ कहाँ लगी थी? जो मेरे पीछे बैठा था वो तो अल्लाह का शुक्र कि कुछ भी नहीं हुआ उसे। हल्का मतलब वो खाली डर गया था, इस वजह से बेहोश हो गया था, पैर में हल्का सा उसे चोट आई थी। बाकी वो ठीक था, खाली घबरा गया था वो एकदम। बाकी उसको ज्यादा चोट वगैरह नहीं आई थी। फिर और कोई मतलब, और कोई भी एक्सीडेंट हुआ और बस यही और एक्सीडेंट्स तो बहुत, एक्सीडेंट्स इतने हुए हैं कि हर मंथ एक बार तो रहता था मतलब हाथ में। तुम्हारे हर हड्डी मतलब टूटी हुई हाँ, है एक्सीडेंट? हाथ में या पैर में कहीं ना कहीं हर मंथ ये रहता था कि अभी हाथ हाथ का प्लास्टर निकला, पैर में लगाना है, पैर का निकला, अब यहाँ लगाना है, मतलब कुछ ना कुछ, कुछ ना कुछ। तो कहीं ऐसा कि बाहर घूमने गए हो और लगा हो तुम्हारे को कुछ? ये जैसे अभी ये हुआ था कि एक्सीडेंट हुआ था, उसके बाद ये सब फ्रैक्चर था। हाँ। तो फिर ये हुआ कि फ्रेंड्स थे सब, तो प्लान बना के चलो कहीं चलते हैं घूमने। तो हम लोग जा रहे थे एक जगह, बैंड स्टैंड का ही कुछ प्लान हुआ था कि बैंड स्टैंड चलते हैं। मैं बोला चलो, तो हम लोग बस एरिया से निकल ही रहे थे कि रास्ते में थोड़ा आगे एक था, वो मतलब बहुत फ्रेंड है पर बहुत मस्ती करता है। तो वो थोड़ा सा राइडरी कर रहा था और बहुत ज्यादा गाड़ी टेढ़ी चला रहा था, तो वो डिसबैलेंस हुआ और वो गिरा मेरे ऊपर ही। मैं पूरा ठीक भी नहीं हुआ था, हाथ में दर्द और पैर में दर्द था ही, पर प्लास्टर नहीं किया था उस वक्त। पर वो आके मतलब वो बहुत ज्यादा कट वगैरह मार रहा था, तो आया और मेरे गाड़ी में लड़ गया और गिरा मैं। तो उसके बाद मेरे हाथ में प्लास्टर एकदम से लगा, चले गए? हाँ एकदम, हाथ में काम नहीं करने लगा। तो ये वो हॉस्पिटल चलते हैं, फिर हॉस्पिटल गए तो फिर डॉक्टर बोला फ्रैक्चर हो गया, प्लास्टर करना पड़ेगा। वो प्लास्टर करके आए, घर पे आए तो फिर अब्बा का वही कि मत सुनो बात, अपने दिल की करो। बहुत फिर चिल्लाए। फिर ये हुआ, मतलब घर पे जब सुन उनके, प्लास्टर हुआ, फिर घर से दवा वगैरह खा के बाहर निकले। तो फिर दानिश खाता हुआ बोलता है अरे हम लोग गए ही नहीं, बैंड स्टैंड जा ही नहीं पाए, चोट लगा था, तो चलो अब चलते हैं। कहीं से बाहर घूमने गए बम्बई के बाद, गोवा, लोनावला, ऐसा कहीं, देहरादून, मसूरी? ऐसा तो काफी जगह काम के सिलसिले से गए। काम से नहीं, घूमने की वजह से बता। घूमने से तो रत्नागिरी गए हैं और गोवा वहां पे भी। तो एक्सीडेंट नहीं हुआ ना? नहीं, रत्नागिरी में नहीं हुआ, पर यहीं पे फिर जब आए तो ये हुआ कि वापस बैंड स्टैंड चलते हैं। तो प्लास्टर मतलब एकदम ताजा ही था। तो रात में प्लान हुआ, तो फिर रात में हम लोग 10-10 बजे निकले और पूरा सर्कल था हम लोग का। तो हम लोग बैंड स्टैंड गए और आ रहे थे, तो एक फ्रेंड था, वो मतलब ड्राइविंग उसको बराबर आती नहीं है, पर उसको गाड़ी दे दी और मुझे बोले इसके पीछे बैठ जा। मैं बहुत बार मना किया कि मैं इसके पीछे नहीं बैठूंगा, तो बोले अरे बैठ जा। मुझे जानबूझ के मतलब मौत की कुएं में डाला हाँ, गया? जबरदस्ती मुझे बिठा दिए। तो फिर हम लोग आ रहे थे और रास्ते में उसे क्या पता क्या हुआ और पीछे का टायर स्लिप होने लगा, तो वो और स्पीड बढ़ा दिया। मैं उसको बोला स्लो कर, अब वो नया नया ड्राइवर, उसको ये था रे कंट्रोल कर लेंगे। जब 60 to 70 के स्पीड में पहुंचे तो मैं उसको बोला ब्रेक मार, तो बोलता है ब्रेक कैसा मारते हैं। मैं बोला अब आगे का ब्रेक मार, और वो ब्रेक, मतलब मैं बोला ब्रेक मार, तो वो आगे का आगे का मारेगा तो स्लिप ही होएगा। अब वो टाइम मैं भी नहीं समझा, मैं बोला आगे का ब्रेक, मतलब वो पकड़ा था, मैं बोला हाथ से मार, तो मेरे मुंह से निकल गया आगे का ब्रेक मार। वो आगे का मारा और गिरे, और पहले तो हड्डी टूटी थी, उसके बाद हड्डी के साथ प्लास्टर भी टूट गया। फिर वहीं पे प्लास्टर टूटा और फिर यहाँ सब और बहुत सारी चोट लग गई। वो दिन का दूसरा एक्सीडेंट था, एक पहले हो चुका है, फिर उसकी दवाई चालू है और उसी में एक हुआ था, फिर ये हो गया। फिर गए, फिर वापस हॉस्पिटल गए, फिर जहाँ गए और नसीब के वही डॉक्टर था। हॉस्पिटल वाला बोला नहीं कि रिश्ता लेने आया जब गए ना तो वो यही बोला क्या हुआ, यहाँ कोई पसंद आ गया है क्या, क्यों बार बार घूम के आ रहे हो। बोले अब ऐसा ऐसा हो गया है, तो वो देखा, फिर वो बोला अभी ज्वाइंट ही नहीं होगा, मतलब वो थोड़ा गुस्सा हो गया, डरा रहा था कि अब ज्वाइंट नहीं होगा।
प्लास्टर भी टूट गया था, पूरा प्लास्टर ब्रेक हो गया था। तो फिर बात तुम्हारे की घर है, वाले ने तुम्हारे को बांध के नहीं रखे? फिर बाद में बांधे भी, पर उस वक्त क्या हुआ कि घर पे कॉल किया, फिर आए, पापा आए, बोले हाथ क्या हुआ, हाथ मतलब टूटा है, बोलते है चलने लायक है? मैं बोला हाँ, तो बोलते मैं दुआ करता हूँ ना चले ताकि तेरे को अक्कल आ जाए। मैं बोला अब नहीं करूंगा आइंदा। तो फिर वहां पे प्लास्टर वापिस हुआ और फिर लेकर आए घर पे। तो उसके बाद फिर बहुत स्ट्रिक्ट हो गए घर पे कि ना कहीं आना ना कहीं जाना, कहीं जाना है तो बता के जाओ। और फिर उसके बाद ये हुआ, ठीक हो गया कि हाँ ओके हो गया। फिर मेरा एक फ्रेंड है साहिल, रात में आया कि चलो पान खा के आते हैं कहीं, और हम लोग गए। और मैं, साहिल और अफजल, हम तीन फ्रेंड्स थे, तो हम लोग जा ही रहे थे। तो रास्ते में ये हुआ कि एक शॉर्टकट था, तो ये शॉर्टकट से निकाले और हाईवे पे थे हम लोग। तो वो राइट साइड देखा नहीं, डायरेक्ट राइट ले लिया गाड़ी, और वहां पे एक अंकल थे, तो अंकल के पास गए तो वो गाली दिए। तो इसने अचानक ब्रेक मारा और फिर गिरे हम लोग। मेरा हाथ मस्त जस्ट ठीक ही हुआ था उस वक्त, फिर गिरे, फिर वही हाथ पे लगा, फिर हाथ टूट गया। तुम लोगों ने चाचा को गाली नहीं दी है? नहीं, अब वही बात करने उतरे थे कि क्या उसने अचानक राइट लिया, तो उसके लिए रुके। फिर जैसे ही गिरे हम लोग, फिर मेरा वही हाथ टूट गया। फिर अब मुझे ये डर नहीं था कि हाथ टूट गया, मुझे डर ये था कि अब घर पे क्या जवाब दूंगा। तो सब बोल रहे थे कि चलते हैं हॉस्पिटल। मैं बोला नहीं, इसको ऐसे ही रहने देते हैं, शायद ठीक हो जाए। मतलब ये था कि अभी घर पे पता चलेगा फिर बहुत चिल्लाएंगे, तो मैं बोला शायद ठीक हो जाए। तो हम लोग फिर चले आए कि हाँ ठीक हो जाएगा, ठीक हो जाएगा। आगे गोडाउन पे, मेरे गोडाउन पे आके बैठे थे 2 घंटा, तो हाथ में ज्यादा दर्द था, तो मैं पेन किलर खाया और सो गया। और जब सो के उठा तो ये हाथ इतना मोटा हो गया था, अब हड्डी टूट गई थी उसका, कुछ वही नहीं हुआ। जब हाथ एकदम सूज गया तब ये हुआ, अरे साबिर हाथ सूजते जा रहा है। और फिर वहां से निकले और रास्ते में जा ही रहे थे कि अब्बू कारखाने पे ही आ रहे थे। रास्ते में देख लिया और हाथ देखे, मेरे को बोलते ये क्या हुआ है? मैं बोला अब्बा वो काम कर रहा था तो चोट लग गई। तो बोलते हैं कैसे चोट लग गई, और कहाँ लगा? तो देखे तो यहाँ सब छिला हुआ था। मेरे को बोलते फिर गिरा तू। तो फिर मेरी गाड़ी वगैरह सब कुछ छील लिया। फिर गए वापिस, सब प्लास्टर वगैरह वापिस, वही प्रोसेस वापिस हुआ। फिर आए तो प्लान हुआ कि गोवा चलते हैं। मेरे हाथ में प्लास्टर ही था, पर सब फ्रेंड ने प्लान किया कि गोवा चलते हैं और घूमने के छह लिए। बार चोट लगने के बाद भी फिर भी हाँ, वो प्लान किया? 4-5 जाना ही था। अब घर में बैठ के क्या करे, और उस वक्त सही काम बात है। वगैरह भी कुछ नहीं होता था। तो ये हुआ कि चलो कहीं छुट्टी मना के आते हैं, गोवा चलते हैं। तो फिर गोवा गए, और 2-3 फ्रेंड्स थे, तो गोवा गए, वहां पे फुल एंजॉय किए। फिर क्या वो, किए मतलब? मतलब वहां पे क्या था कि कुछ फर्स्ट टाइम था मेरा वो, तो बहुत ज्यादा एक्साइटमेंट था कि क्लबिंग करेंगे और बीचेस वगैरह पे जाएंगे। तो वहां पे गए तो क्लबिंग, जिस दिन गए उस दिन तो पहले गए वहां रेस्ट किए। फिर नाइट हुआ तो वहां पे टीटोस लेन है, तो वहां गए थे क्लबिंग वगैरह के लिए। वहां पे क्लबिंग की है, और बाकी ड्रंक ड्रिंक तो करते नहीं हम लोग। तो बाकी ड्रिंक अगर नहीं करते तो वेस्ट ऑफ मनी है गोवा। पर गए, घूमे फिरे, गए, और क्लबिंग था तो अंदर गए, पर सब ड्रिंक कर रहे और हम लोग खड़े थे, तो थोड़ा सा अच्छा नहीं लगा, तो हम लोग निकल गए। फिर गए रेस्ट किए। फिर दूसरे दिन, अब गोवा जाओ तो ये एक्साइटमेंट रहती है कि फॉरेनर कहाँ रहेंगे। तो कुछ फ्रेंड लोग का यही सवाल था कि फॉरेनर कहाँ रहेंगे, तो मैंने ऐसे फॉरेनर या रशियन? दोनों, मेन तो रशियन ही है वहां पे। तो अब ये हुआ कि चलते हैं कहीं बीच बीच साइड चलते हैं। तो एक आध जगह गए हम लोग, अब न्यू थे तो उतना आइडिया नहीं था। तो मैंने गूगल वगैरह पे सर्च किया कि मतलब फॉरेनर्स का ज्यादा स्टे कहाँ है और कहाँ रहते हैं। तो वो प्लेस का नाम नहीं याद आ रहा है। पंजिम? नहीं, पंजिम नहीं, मडगांव? आलमबोल। हाँ। आलमबोल बीच के पास, वहां पे ये था कि वहां फॉरेनर रहती ही रहती है। अच्छा। तो हम लोग गए, तो वहां पे गए तो जैसा सोचे थे सेम वैसे ही। मतलब वो रहता है ना कि 2 पीस में हो, और वैसे गए तो वही सब कुछ था। और कुछ दोस्त थे जो वो मतलब बहुत ज्यादा ही बहुत मस्ती करते थे। नीच थे मतलब? हाँ, बहुत नीच थे। क्लियर वर्ड में कि वो बहुत नीच थे। तो हम लोग गए तो पहले वहां पे गए तो आ, अंदर बीच के पास गए, तो वहां पे सब रशियन वगैरह ही थी। और वो देख के सब, जिसको देखो सबका नजर चारों साइड, सबको बोलने चलो बीच है, थोड़ा एंजॉय करते हैं, नहाते हैं। अरे नहीं 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 नहीं, यहीं बैठते हैं, यहाँ से नजारा अच्छा है। तो वहां बैठे, फिर बहुत सारी मस्ती हुई वहां पे। फिर बीच पे गए, थोड़ा एंजॉय किए। फिर वहां से शाम हुआ, निकले। फिर सेकेंड डे आने का प्लान था, पर एक और बीच थी। तो वहां पे उन लोग ने सर्च किया कि रशियन और 6000 जो कोड है,
वो देखे तो ये हुआ कि साबिर 6,000 है। मैं बोला क्यों? तो बोलते बस ऐसे ही घूम के आते हैं। मैं बोला है। अब वहां पे गए तो काफी सारा तो ये हुआ, फिर मतलब ऐसे ही उन लोग ने किसी से बात किया तो मेरे को बोलते थे 10,000 मांग रहे। मैं बोला किस चीज का? बोलते दे 10 मैं देता हूँ। मैं अब थोड़ा ये हुआ कि किस दे चीज भी के, दिए 10,000? नहीं मैं बोला भाई किस चीज के लिए अचानक 10,000? तो फिर देखा तो एक खड़े होके बात कर रहा था किसी से। मैं क्या मतलब क्या हुआ? तो 10,000 दे आते हम लोग। तो मैं बोला कि हाँ अलग ही खिचड़ी पकड़ी है। मैं समझ गया कि ये सब क्या प्लान में थे। फिर ये हुआ कि नहीं नहीं ये सब नहीं करेंगे, तो वहां से फिर निकल गए हम लोग। मैं भी गया था गोवा, 7 दिन अच्छा। के लिए रह गया आज। हाँ। हम लोग तो ऐसे 3 डेज ही स्टे किए थे क्योंकि अब काम भी देखना था यहाँ पे, और वहां पे चले गए तो फिर बीच वगैरह पे गए और क्लब में गए तो फोन वगैरह तो साइलेंट पे ही रहना है। मेरा दोस्त गया 5,000 रुपये की पंजिंग जंपिंग आती है ना, क्या बोलते हैं, हाँ वो किया। मतलब 6,000 में रशियन आ जाएगी, 5,000 बात कर रहा है तू। वो भी 1 मिनट का, वो धक्का दे रहे, वो ऐसा लेते खाली हाँ धक्का दे देते, नीचे आओ हाँ देखो बाकी फिर जो आप, मतलब 5,000 बस में मतलब। हम्म, अब मेरे 6,000 में रशियन भी नहीं मिली, मैं तो ऐसे ही आ गया कि मैं जेंटलमैन हूँ वो हिसाब से। वही सही है। फिर फिर उसके बाद आए यहाँ पे, धीरे धीरे फिर वही डेली रूटीन काम वगैरह शुरू हुआ। फिर काम पे थोड़ा फोकस हुआ। काम, फिर वही देखे काम वगैरह कैसा क्या जब चल तुम रहा है। गोवा थे तो यहाँ पे तुम्हारा काम कौन संभालता था? यहाँ पे बाकी तो वैसे वर्कर्स थे, और जो कुछ था डिफिकल्टीज या और कुछ प्रॉब्लम तो कॉल पे सॉल्व कर देता था हो जाता था पूरा? फिर हाँ। और भी तुम्हारे को मतलब, और कैसे फिर तुम्हारा धंधा कैसे आगे बढ़ा, मतलब बिजनेस जो है? फिर बिजनेस वो ऐसे आगे बढ़ा कि सोशल मीडिया पे मैंने थोड़ा ज़्यादा मार्केटिंग कर रहा था उस वक्त। तो कुछ आया ऑर्डर अच्छे खासे? लेकिन उस पे क्या है कि मुझे जिस हिसाब से चाहिए थे जो क्लाइंट्स वगैरह, इंक्वायरीज बहुत थी पर ऑर्डर क्लोज होना और वैसे क्लाइंट्स नहीं मिले, उसके लिए टीम भी चाहिए होती है पूरी। पर मेरे पास टीम नहीं थी तो मैं अकेले ही, मुझे बहुत भारी पड़ रहा था, मैं मैनेज भी नहीं कर पा रहा था। क्योंकि जो उसके होते हैं सोशल मीडिया मार्केटिंग के मैनेजर और ये, तो वही मैनेजमेंट के वही मैनेज कर पाते हैं। पर मैंने मेरा ट्राई किया जितना हो सका मुझसे। तो काफ़ी दिन तक मैंने किया। उसके बाद कुछ क्लाइंट्स थे जो डायरेक्ट हो गए, कुछ आर्किटेक्ट्स, तो मैंने थोड़ा फोकस उस पर कम कर दिया और आर्किटेक्ट्स वगैरह से मुझे काम काफ़ी आने लगा। तो किस किस उसके साथ में काम, इन्फ्लुएंसर के साथ में हाँ या ऐसे, सेलिब्रिटी के साथ में काम किए हो तुमने? ऐसे तो काफ़ी सारे इन्फ्लुएंसर और सेलिब्रिटीज़ के साथ में काम किए, जैसे शीना बजाज हो गई। और ये कौन है? शीना बजाज एक एक्ट्रेस है, पहले ओल्ड सीरियल्स वगैरह में अच्छा, करते थे। तो अच्छा रिस्पांस मिला? हाँ उससे मुझे थोड़ा रीच मुझे ज़्यादा मिले, ऑर्डर वो सबसे ऑर्डर बहुत ज़्यादा क्लोज नहीं हुए, बट इंस्टाग्राम की रीच मुझे बहुत अच्छी मिलने और लगी। किस किस से मतलब काम किया? और हिना खान हो गई, हिना खान? जो बिग बॉस में आए थे वो। अच्छा, हिना खान। और तो उसका मतलब क्या बनाए थे, सोफा बनाए हाँ थे खाली? सोफा था उनका। उनका एक सोफा बनाना था, कुछ उनके घर में पार्टी वगैरह थी, उसके लिए एक सोफा चाहिए था उन्हें। कितने का बजट मतलब उनका था? वो मिले कैसे, क्या बात की, कैसा वो क्या? ऐसे मिले कि इंस्टा पे मुझे एक दिन मैसेज आया कि वुड यू लाइक टू कोलैबोरेशन। तो मैं देखा तो बात किया, तो उसमें हमारी काफ़ी बातें हुई कि ऐसा ऐसा रहेगा, ये कॉस्ट आपको देना पड़ेगा। तो उनके भी कुछ चार्जेस होते हैं स्टोरीज और पोस्ट के इतने इतने चार्जेस है। तो इस पे कोलैबोरेशन हुआ था तो कि कितना चार्जेस उन्होंने बोले? उनके तो चार्जेस बहुत होते हैं वैसे, हाँ। 1 लाख 2 लैक्स 3 लैक्स, मतलब पोस्ट के अलग स्टोरीज के अलग। तो ये हुआ कि सोफे पे बाटर कोलैबोरेशन, कि मैं आपको सोफा दूंगा, आप मेरी स्टोरीज और मेरा एडवर्टाइज करेंगे। तो फ्री में दे दिया आपने? हाँ तो मैंने वो फ्री दिया, उसके बदले उन्होंने मेरा एडवर्टाइज वगैरह वो सब किया। तो उससे तुम्हारे क्लाइंट मिले? उससे मुझे हाँ बहुत ज़्यादा नहीं बट कुछ इफेक्ट था, काफ़ी ही तो मिले। उसमें मतलब तुम्हारा नफा हुआ, मतलब नुकसान हुआ? नहीं वैसा लेवल ही था, क्योंकि जो मेरी थिंकिंग थी कि मुझे जितना रीच मिलेगा उतना नहीं मिला, पर काफ़ी हद तक काफ़ी सारे कि क्लाइंट्स मैं थे। एक सोफा का ऑर्डर इनको ऐसे दे दूंगा तो हाँ मेरे को 8-10 सोफे का ऑर्डर मिल हाँ जाएगा, तो मैं उसमें कवर कर दूं, हाँ क्योंकि बाकी वो तुम्हारा हो नहीं पाया। वैसा नहीं हो पाया। 2 से 3 सोफा का ऑर्डर आया उस और पर किसके खाली। साथ में काम किया? और रॉकी जो फियांसे हैं उनके, उनका भी सोफा बना है। फिर उसके बाद नगमा मिराजकर और भी ऐसे काफ़ी सारे हैं सेलिब्रिटीज जिनका हमने काम किया। अभी फिर तक का सबसे बल्क ऑर्डर कौन सा है तुम्हारा? अभी तक का सबसे बल्क ऑर्डर मेरा एक गोवा का ऑर्डर था। वो मतलब ऑल इंटीरियर फर्नीचर और सोफा, मतलब ऑल कंप्लीट जो भी फर्नीचर के आइटम्स होते हैं, ऑल कंप्लीट ऑर्डर्स मुझे मिला था। तो वो मेरा सबसे बड़ा बल्क ऑर्डर था। तो कितने का था मतलब? वो मेरा 24-25 लैक्स का था, मतलब सिंगल टाइम में वो मेरा सबसे बड़ा बल्क ऑर्डर था।
फर्नीचर और सब था, तो इंक्लूड फर्नीचर, सोफा, बेड्स, तो सब इंक्लूड करके 25 lakhs का कुछ था वो। तो तुम्हारे को कभी ऐसा लगा कि मैंने ये चीज़ छोड़ दिया, रिग्रेट वगैरह, जैसा कि मैंने कुछ ऑर्डर था ये मेरे को ले लेना चाहिए था या मैंने नहीं लिया, तो लाइफ की मेरी बहुत बड़ी गलती हो गई, ऐसा कुछ? ऐसा तो ये एक ये था कि जो मैंने एक ऑर्डर छोड़ा था मेरा 4 करोड़ का, हाँ तो वो। वो रेग्रेट था मुझे। पर फिर बाद में मैंने खुद को ही समझाया कि कभी कभी कुछ चीजें छोड़ना बेहतर होती है। कभी अगर बहुत ज्यादा खा लो तो फिर वो हजम नहीं कर पाता है इंसान। थोड़ा खा ले अगर तो वो हजम हो जाता है, बहुत ज्यादा रहे तो फिर उसको हजम नहीं कर पाएगा, तो वो उसके लिए मसला हो सकता है। तो सोफे का बिजनेस जो है अपने इंडिया में, मतलब किस तरीके से है और क्या मार्केट है इसकी और कैसे चल रहा है अभी ये, क्या अब है मतलब? अभी सोफा वगैरह में तो मैन्युफैक्चरिंग में बहुत बहुत रश हो गया है। पर ज्यादातर इसमें क्या है कि ज्यादा होने की वजह से मार्जिन भी कम हो गई है, और दूसरी चीज कंपटीशन बहुत हो गया है। और कंपटीशन होने की वजह से लोग प्राइस कटिंग, कॉस्ट कटिंग के लिए क्वालिटी खराब करने लगे हैं, और वो क्वालिटी नहीं अच्छी यूज करते हैं, तो उसकी वजह से ये भी मार्केटिंग थोड़ी खराब हो रही है। तो इम्पोर्टेड वगैरह भी अभी पहले तो इम्पोर्टेड बिल्कुल नहीं चलता था, क्योंकि यहाँ पे क्या है, साइज वगैरह से खुद ही कस्टमाइज करते थे लोग। पर अभी क्वालिटी खराब करने की वजह से लोग कुछ इम्पोर्टेड भी लेने लगे हैं ज्यादातर। अभी जो आइकिया है उससे अपने को कुछ फर्क पड़ा आइकिया से? आइकिया, आइकिया तो वो मतलब बहुत, वो मेरे को अकेले को नहीं, वो सबको, पूरे इंडिया फर्नीचर मार्केट को बहुत बड़ा कंपटीशन है। पर उनका क्या है कि प्राइस वगैरह डाउन होता है, बट वो बल्क ऑर्डर में, और वो कस्टम आपके मतलब जिस जो साइज आपको चाहिए, जो आपकी नीड्स है, वो हिसाब से वो कस्टमाइज करके नहीं देते। उनका रेडी प्रोडक्ट है, ये चीज़ है, ये रेडी है, ये अगर आपको चले तो आप बाय कर तो लीजिए। अभी जैसा उन लोग का है कि जाओ लो फिट करो, आओ बैठो, उसमें क्या है, कस्टमर को भी एक अच्छा वो होता है। हाँ, उसमें कस्टमर को ये रहता है, बट कुछ कस्टमर्स होते हैं जिन मतलब ज्यादातर आर्किटेक्ट्स का यही रहता है कि मुझे मेरे साइज के अकॉर्डिंग कस्टमाइज करके होना चाहिए। मुझे मतलब जैसा स्पेस हो, मुझे 70 इंच का चाहिए, 72 का चाहिए, किसी किसी को एल टाइप पूरा यू टाइप चाहिए होता है, तो वो सब चीज़ वहाँ नहीं मिलता है। तो इंडिया में जो आइकिया आया उससे हाँ, अपने को फायदा हुआ है नुकसान हुआ है मतलब? आइकिया से तो मतलब कंपटीशन बढ़ गया है, क्योंकि कस्टमर रहता है कि यहाँ ये प्राइस है, यहाँ ये उसने प्राइस तो है। मतलब बहुत बड़ा सेटअप बना के रखा है वर्ली वो में, फर्नीचर इधर का पे। सबसे बड़ा, सबसे बड़ी एशियाज बिगेस्ट फर्नीचर डीलर है वो। बाकी पैसा वाले नहीं खरीदते, गरीब लोग खरीदते हैं वहाँ पे। हाँ, क्योंकि वहां पे ये है कि वो कॉस्ट मतलब लो प्राइस का ही जो है, तो नॉर्मल रहते हैं, जैसा जो हाँ, मिडिल जॉब क्लास ही, करने, हाँ मिडिल क्लास जैसा अपन जैसे लोग हैं या जैसे लोग हैं वो हाँ मतलब बहुत ज्यादा खरीदते हैं। जो हाँ, काम करने वाले, जो कारोबार है, जो शौक है। हाँ अब हाई, जैसा ये देखो, ये रैक है, हाँ ये रैक दिखी थी हाँ तुम्हारे को, तो ये रैक वहाँ पे 6,000 की थी, हाँ मगर उसमें भूसा भरा हुआ था। अब ये मैंने हाँ खुद मेरे दोस्त से बनवाया, हाँ, समझ रहे हो, उससे ये 10 गुना अच्छी हाँ, क्वालिटी है ये। आइकिया में यही रहता है कि मतलब वो कॉस्ट कटिंग के लिए, क्योंकि उनका एक ये है कि मेरा कॉस्ट सबसे कम होना चाहिए मार्केट में, तो वो एमडीएफ यूज करते हैं, और क्वालिटी थोड़ा सा उनका डाउन हो जाता है। और भी उनकी बहुत सारी स्ट्रेटेजी, जैसा उन्होंने जो अपना आइकिया का स्टोर है ना, हाँ उसमें तो एक खुशबू आती है केक की, हाँ, वैसे खुशबू क्रिएट की है। दूसरी बात ये खाने का वहाँ पे जो मतलब सिस्टम है, वहां पे बहुत उन्होंने, सारा, मतलब लोग ऐसा एक बार अंदर आदमी घुसे हुए ना तो निकले हुए नहीं। वो इसी हिसाब से है, अगर आप पूरा दिन भी आइकिया घूमेंगे ना तो खत्म नहीं होएगा, वो इतना लार्जेस्ट है। पर अब क्वालिटी की वजह से वो खाली जो आर्किटेक्ट्स है वो रिकमेंड नहीं करते हैं। नॉर्मल जैसे कि मैं खुद बना रहा हूँ, तो मेरे को ये फर्नीचर चाहिए, सोफा चाहिए, तो खुद जाके लोग बाय कर लेते हैं, बाकी आर्किटेक्ट्स वगैरह वो रिकमेंड नहीं करते। तुम जो सोफा बनाते हो और हाँ, वो सोफा बनाने में मतलब कितना फर्क है क्वालिटी में और उसमें मतलब क्वालिटी खर्चे में में? तो बहुत डिफरेंस है बहुत दोनों में। डिफरेंस है ना, और प्राइस में भी डिफरेंस है। प्राइस में भी क्योंकि क्वालिटी, ये जाहिर सी बात है कि अगर हम क्वालिटी चेंज करेंगे तो प्राइस में डिफरेंस मैंने एक आएगा। देखा कबाड़ खाली इतना था, 75,000 रुपये का। हम हाँ लोग वो सेम कबाड़ में तो मतलब 30-40 हज़ार में वो सेम हाँ, बना देगा, वो भी अच्छी क्वालिटी। वो बात ये है कि जैसे कुछ ब्रांड्स होते हैं, वो ब्रांड का नाम है तो इसकी वजह से कॉस्ट हाई है, और बाकी कुछ ऐसा रहता है कि मतलब ब्रांड्स के नाम नहीं है पर वो क्वालिटी अच्छी दे रहे हैं। जैसे मेरा बहुत बड़ा ब्रांड नहीं है, पर मैं क्वालिटी 100%, मेरे जितने भी मतलब फॉर्म यूज होते हैं, प्लाई यूज होते हैं, सब ISR ट्रेडमार्क होते हैं। किसी में कोई कंप्लेंट का आज तक हमारा ऐसा मतलब सोफा ब्रेक हो जाए या सीट वगैरह में प्रॉब्लम आ जाए, ये आज तक हमारी कंप्लेंट नहीं आई है। अभी आपका कितना बड़ा मतलब बिजनेस है, कारोबार है? अभी तो फिलहाल तो बॉम्बे में ज़्यादा है, बाकी गोवा, कोल्हापुर और नागपुर ऐसे कुछ स्टेट्स है जहाँ पे ज़्यादातर वहाँ के कुछ आर्किटेक्ट्स हमारे कांटेक्ट में है, तो वहाँ पे भी बिजनेस हमारा चलते रहता है, वहाँ के ऑर्डर्स रहते हैं। अभी कुछ सोचे हो तुमने शॉप वॉप खोलने का,
स्टोर अभी स्टोर खोलने का? प्लान तो है कि कुछ शोरूम वगैरह का, बट कुछ ऐसा है कि शोरूम रहे पर मैं पहले मतलब उसके नियर बाय में ही मेरा मैन्युफैक्चरिंग का भी रहे, तो ताकि मैं क्लाइंट को सेटिस्फाई कर सकूं कि यही क्वालिटी हम यूज़ करते हैं। और वैसे अभी भी हम जो बनाते हैं, कस्टमर को ये ऑप्शन रहता है कि अगर आपको चाहिए तो मैं डाउन साइड का फैब्रिक ओपन कर देता हूँ। हमने जो फैब्रिक कहा है, अगर जो भी क्वालिटी हमने बताया है उसमें ज़रा भी डिफरेंस रहेगा तो फ्री ऑफ कॉस्ट मैं सोफा दे दूंगा आपको। कभी ऐसा हुआ तुमने डिलीवरी दे दी हो मगर सामने वाले ने दिया ही नहीं, मनी मतलब पैसे दिया ही पेमेंट नहीं है? ये बहुत हुआ है, क्योंकि पहले क्या करते हैं लोग, ये तो दुनिया का दस्तूर हो गया है, पहले रिलेशन बनाते हैं, अच्छे से साथ में रहना, फिर जब धीरे धीरे पहले तो कैश में ही करते हैं, फिर उसके बाद धीरे धीरे जब ये हो जाता है कि बल्क ऑर्डर है साबिर भाई करो, फिर करे तो पेमेंट क्रेडिट करते हैं, धीरे 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 जब वो 2-4 लाख 5 लाख 10 लाख चढ़ा लेते हैं, फिर कॉल नहीं उठाना, ये नहीं, ऐसे तो काफ़ी लॉसेज हुए हैं। और शुरू में मुझे समझ भी नहीं थी ज़्यादा, तो लोग ने जैसा भाई ऐसा करते हैं ऐसा करते हैं, उसमें मुझे बहुत बहुत लॉस लगे हैं। बहुत सारे कस्टमर्स थे, एक गोवा का कस्टमर था, उन्होंने तो पूरा कंप्लीट फर्नीचर घर का मंगाया और 50% ही पेमेंट दिया, 50% के पेमेंट के बाद उन्होंने पेमेंट ही नहीं किया, और वो यूएस का था। तो अब उसमें मैंने किया और वो जीएसटी पे पेमेंट नहीं किया, उनका सारा पेमेंट कैश हुआ, तो कुछ प्रूफ भी नहीं था कि मैं दिखा सकूँ या कुछ कंप्लेंट कर सकूँ, और कंप्लेंट करता भी तो वो काफ़ी अच्छा रिलेशन हो गया था हमारा बातचीत से। पर बाद में जब 50% पेमेंट किया उन्होंने तो मैंने पूरा डिलीवर कर दिया, ये मेरी मिस्टेक थी। फिर अभी आया पूरा पेमेंट? पेमेंट नहीं आया, अभी तक नहीं उनका आया? कॉल ऑफ हो, फोन ऑफ हो गया, नंबर चेंज हो गया, तो बड़ा कुछ ऑर्डर था पर वो फंस गया मेरा, मतलब लॉस हो वो गया? लॉस हो गया। ऐसा काफ़ी ज़्यादा बॉम्बे में भी ऐसे बहुत जगह हुआ है कि बना के दे दिए, और जब रिलेशन अच्छा हो जाता है तो इंसान को भरोसा हो जाता है कि हाँ मैं दे देता हूँ ये करा देगा। जैसे आप डीलर हैं, आपने मुझे में से 30-40 सोफाज बनवाए, फिर उसके बाद ये हुआ कि साबिर भाई 20 सोफे का ऑर्डर है, आप बना दो। अब 20 सोफा ऐसे अगर देखा जाए तो 6 लाख का होता है, अब आपने लाख रुपया डाले के साबिर भाई बना दो, मैं आगे कर रहा हूँ। अब मैं मतलब ठीक है चलो, मैं पेमेंट के लिए बोला तो आप करता हूँ, फिर ये हुआ कि डिलीवर कराओ, मैं लाख देता हूँ, बाकी जो भी बैलेंस पेमेंट है वो मैं कल कर दूंगा। और यहाँ से सोफा डिलीवर हो गया, और फिर उसके बाद पेमेंट तो छोड़िए, कॉल नहीं रिसीव किया किसी ने। फिर बाद में बहुत कुछ हुआ पर ये पेमेंट पार्टी पेमेंट नहीं दी, और बहुत रखड़ाना हो जाता है वो। तुम जो बिजनेस करते हो मतलब पूरा कैश में करते हो या क्रेडिट में मतलब करते हो, कैसा करते हो मतलब? मतलब वो ऐसा है कि जिससे रिलेशन हो जाता है तो मजबूरन अब नहीं चाहते हुए भी उसे क्रेडिट देना है। आपसे अगर जैसे मैं 1 to 2 months बिजनेस कर लिया, तो अब ये रहेगा कि साबिर है मुझे मतलब ये पेमेंट नहीं आया, क्रेडिट दे दो मैं करा दूंगा। स्टार्टिंग में तो सब अच्छे रहते हैं कि हाँ बात तो इतनी मीठी करेंगे कि शक्कर, शक्कर फेल, चाशनी। चाशनी वो काम नहीं करेगी जितनी बात उनकी काम करेगी, इतनी मीठी बात करेंगे। पर जब वो ऑर्डर हो जाता है, डिलीवर हो जाता है, तब फिर उनका असली चेहरा नजर आता है। अभी जो अपना बिजनेस है, हाँ, अभी आने वाले टाइम में मतलब उसको तुम कहाँ मतलब लेके जाओगे, क्या सोचे हो मतलब लाइफ के बारे में? अभी प्लान तो ये है कि थोड़ा सा मुझे मेरा ये इंटेंशन था कि मैं अपना मैन्युफैक्चरिंग का ही काम बढ़ाऊं, पर ये कुछ पेमेंट अटकने की वजह से फिर बाद में माइंड चेंज हुआ थोड़ा कि अब कुछ खुद का शोरूम रहे, ताकि और शोरूम अगर रहेगा तो उसमें डायरेक्ट क्लाइंट्स आएंगे, मुझे थर्ड पार्टी की ज़रूरत नहीं है। और अगर कस्टमर आ रहा है डायरेक्ट तो फिर तुम पेमेंट करो तो ही मैं डिलीवर करूंगा। मुझे ये मेरे लॉसेस से मुझे आइडिया हुआ है कि बहुत ज़्यादा क्रेडिट भी नहीं करना चाहिए। क्रेडिट पे तो काम ही नहीं करना चाहिए ज़्यादा करके। पर अब जब रिलेशन हो जाता है तब इंसान को मजबूरन करना पड़ता है। रिश्ता कायम करो, बाकी समझ रहे गरीबों में कंबल बांट दो वो अलग चीज़ है। पर बात यह है कि ये रहता है कि मैंने आपको इतना प्रॉफिट दिया, आपको मैंने इतना ऑर्डर दिया, हाँ। अब जब 1,50,000 की बात आ रही है तो आप ऐसा कर रहे हैं, डिलीवर नहीं कर रहे हैं, तो उसमें ये रहता है कि यार बंदे ने 10 लाख का काम दे चुका है, अब लाख रुपए की बात है तो क्या रुकू, डिलीवर करवा देता हूँ। मतलब ना चाहते हुए भी भरोसा अब वो टूटने के बाद भी भरोसा करना वो पड़ता है। करना ही पड़ता है, इतना सब होने के बाद आज भी ऐसे ही होता है, साबिर भाई डिलीवर करो पेमेंट करता हूँ। ऐसा अब दिल तो नहीं करता कि डिलीवर कर दो, पर अब नहीं तो साबिर भाई कर दो, मेरे पास है नहीं, और वो इतनी प्रॉब्लम्स ऐसे तो बहुत है, पर वो इतनी प्रॉब्लम्स बता देंगे कि मजबूरन करना पड़ता है कि चलो डिलीवर कर देते हैं। कोई नवा बंदा आ जाए, जैसा मैं हूँ, मेरा एक बिजनेस है, मेरे को ये बिजनेस में आना है, मतलब क्या करने का मतलब कैसा स्टार्ट कर सकते हैं, आपका बिजनेस इसमें क्या आना है? है तो सबसे पहली बात कि नॉलेज लेना बहुत ज़रूरी है।
तो पहले कहीं जॉब करके या कहीं फैक्ट्री वगैरह में जॉब करके या किसी शोरूम पे पहले एकदम आप डीप जाएं, क्योंकि तो आप भी एकदम डीप गए थे? मैं भी एकदम डीप गया था तो ही मैं। इसकी पढ़ाई लिखाई कुछ रहती है या ऐसी रहता है? बाकी ऐसा तो पढ़ाई सब कोर्स होती है, इंटीरियर डिजाइनिंग का ही कोर्स होता है, पर मैं कैसा कि मैं डायरेक्ट जॉब के लिए गया था, तो मैं उसमें करते करते मैं फिर एकदम डीप गया कि फॉर्म का मैन्युफैक्चरर कौन है, वुड कहाँ से आता है, और बाकी जो भी उसमें चीज़ें लगती है, क्या चीज़ कहाँ से आती है, कितने की आती है। तो जब मुझे ये कंप्लीट हो गया कि हाँ अब मुझे ज़रूरत नहीं है, मैं खुद कर लूँगा, तब मैंने वो फील्ड मतलब जॉब छोड़ी। कभी कोई नवा बंदा है उसको बिजनेस, तुम्हारे सोफे के बिजनेस में घुसना, तो उसको क्या क्या लगेगा और वो कैसे कर सकता है मतलब? वो अगर उसे करना है तो सबसे पहले कि नॉलेज सबसे ज़्यादा ज़रूरी है, तो वो कहीं जॉब करे या कहीं सीखे कि कैसे मैन्युफैक्चरिंग होती है। इसमें दो चीज़ होती है, एक मार्केटिंग जो करते हैं वो अलग होते हैं और मैन्युफैक्चरर अलग होते हैं। मैन्युफैक्चरर खुद, मार्केटर जो मार्केटिंग करता है वो खुद मैन्युफैक्चरिंग नहीं करता है, वो दूसरों से कराता है और खुद मार्केटिंग करेगा, खाली सेल करेगा। तो पहले ये फील्ड चूज करना है कि मुझे मार्केटिंग करना है या मैन्युफैक्चरर बनना है। फिर अगर मैन्युफैक्चरिंग करना है तो अब उसमें क्या लगता है, क्या क्या चीज़ करना है, मतलब क्या चीज़ कहाँ से आती है, फॉर्म कहाँ से आता है, वुड कहाँ से आता है, फैब्रिक की अलग एक कंपनी होती है, तो उसके साथ आपको टाई अप करना पड़ेगा कि आपके फैब्रिक्स आपके कैटलॉग्स में पास कराऊंगा तो मुझे क्या डिस्काउंट मिलेगा। मतलब धीरे धीरे करके आप अगर जब वो फील्ड समझ जाएंगे तो फिर आप उसमें उतर सकते हैं। पढ़ाई वढ़ाई जरूरी है क्या ये काम के लिए मतलब? मतलब ऐसा अगर पढ़ना है तो पढ़ सकते हैं, ऐसे कोर्सेज हैं कि इंटीरियर डिजाइनिंग में ही सब कोर्स हैं, पर कोर्स करना है तो कर सकते हैं, बाकी समझना बहुत बेहतर है। वो लाइन में पहले जब तक आप फील्ड पे आके सीखेंगे नहीं कि क्या कैसे होता है, जब तक तो बहुत मुश्किल काम है। मेरा बोल मैं और ये बोल रहा था कि भी किसी के पास आया अच्छा खासा हाँ पैसा है, 30-40 हाँ। लाख 50 लाख जो भी है मतलब, अब उसको कोई भी बिजनेस, तुम्हारा बिजनेस हो या हाँ कोई भी बिजनेस हो, वो सोचता है कि मेरे पास पैसा है तो मैं ये काम कर सकता हूँ, तो ऐसा हाँ। होता है क्या मतलब? हाँ ऐसा करना चाहे तो कर सकते हैं, ऐसे बहुत सारी लाइन्स है। और अगर तुम्हारे पास पैसा है, तुम किसी लाइन के माहिर नहीं हो, तो तुम्हें सबसे इजी है कि तुम उसका मार्केटिंग करो, जो आजकल चल ही रहा है। लोग मैन्युफैक्चरर कम है और डीलर्स और ये सब ज़्यादा हैं, तो वो खुद खुद की मार्केटिंग करते हैं और क्लाइंट्स लाते हैं और वो मैन्युफैक्चरिंग करवाते हैं दूसरों से और सेल करते हैं। तो ऐसे बहुत सारी फील्ड्स हैं, जैसे अपना सोफ़ा फर्नीचर ही हो गया, और भी बहुत सारे हैं, जैसे कई सारी चीज़ें जो आप कर सकते हैं कि आप फैब्रिक, जैसे कपड़े का काम था हमारा पहले अब्बू का, वो भी चीज़ आप लेके बेच सकते हैं डायरेक्ट, तो वो डायरेक्ट वाली चीज़ ज़्यादा इजी रहेगी। इन्वेस्टमेंट वगैरह कर हाँ, सकते हैं? और मैन्युफैक्चरिंग के लिए अगर आपको वही चीज़ करना है तो आप किसी एक मैन्युफैक्चरर को ढूंढिए जो जिसको वो लाइन का बहुत नॉलेज है और वो बहुत डीप गया हो वो लाइन में, तो उसके साथ आप सक्सेसफुल रह सकते हैं। अगर आप सोचे कि मैं खुद ही करके सब कुछ कर लूंगा, ये भी देख लूंगा ये भी देख लूंगा, तो वो इम्पॉसिबल है, वो नहीं होता है। तो अभी ये तो अपनी बिजनेस की तो बात हो गई, अभी अपने लाइफ के बारे में थोड़ा बताइए। कैसे जो तुम्हारे जो दोस्त लोग हैं वो कैसे है? मतलब अगर मैं ऐसा फ्रेंड्स में जाए तो जैसे सब दोस्त तो सब आरामी होते हैं, अच्छे बहुत कम ही रहते हैं। तो मतलब वैसे बहुत हम लोग में पहले शुरुआत में बहुत बड़ा सर्कल था हम लोग का, फिर उसके बाद जैसे जैसे हालात खराब होते गए तो दोस्तियां कम होती जाती हैं, तो फिर कुछ बचे, और जो दोस्त बचे तो फिर वो ऐसा कि हर चीज़ में साथ देना, कुछ मुश्किल हो तो उसमें खड़ा रहना, जब भी ज़रूरत लगे कि रात के 2 बजे भी, क्योंकि काफ़ी सारा बीच में मेरे साथ इंसिडेंट हो चुका है कि मुझे पैसे की ज़रूरत थी और लोगों की ज़रूरत थी, तो वो सब थे कि हाँ मैं खड़ा हूँ, और टाइम की ज़रूरत है तो उससे भी खड़े हैं, हर एक चीज़ से मतलब फ्रेंड्स का काफ़ी सपोर्ट सपोर्ट रहा है। अभी ये लोग बाग रहते हैं, रिश्तेदार लोग के बारे में क्या कहते हैं, मतलब जो तुम्हारे रिश्तेदार वगैरह रिश्ते है? रिश्तेदार तो इंसान दुश्मन पे भरोसा कर ले, रिश्तेदारों पे नहीं। बात सही है, बाकी मैं तुम्हारी इस बात से हाँ डिसएग्री नहीं जाऊंगा। आपने ना आजकल मतलब जितने भी मतलब जो दुनिया में हाँ। लोग हैं, इंडिया में सोच लो या बाहर हो, तो जो रिश्तेदार लोग को मतलब एकदम ही वो समझते हैं। और रिश्तेदार लोग भी अपने को हाँ ऐसा उल्टे में हाँ। लेते हैं, बाकी कैसा है ना, रिश्तेदार को ही अपने को लेके चलना है क्योंकि वो अपना खून है। भले से वो लोग लिख अपने दोस्त लोग अपने वजह से में काम आते हैं, एक रहता है ना हाँ काम आता है, आजकल मेरे दोस्त है वो काम आता है, एक हाँ। फोन करूंगा। रिश्तेदार काम नहीं आते, बाकी रिश्तेदार को अपने को लेके चलना है। आज अपन लोग है ना, मतलब सोशल हाँ मीडिया पे और रियल लाइफ में रिश्तेदार लोग को इतना क्रिटिसाइज करते ना, इतना लेकिन बोलते ना, लेकिन बात यह है ना इतना कि
हाँ बोलते हैं ना कि इतना बोलते हैं कि रिश्तेदार को आपने खत्म ही कर दी, रिश्ता ही खत्म कर दिया उससे। तो अपने को एंड टाइम पे रिश्तेदार को भी लेके चलना है। हाँ। समझ रहे मेरे बात बोलने का मतलब वो है, बाकी तुम बोलो। पर बात ये थी कि मतलब रिश्तेदार कैसे हैं कि काफी जगह काफी बार ये हुआ है कि मैं बहुत कुछ करना चाह रहा हूँ, तो वो ऐसा है कि जैसे मैंने काफी चीजें अचीव की, जैसे मेरा ड्रीम था फोन, गाड़ियां, घर, तो धीरे धीरे मैं सब अचीव करने लगा। तो ये होता है कि इसके पास ये कैसे आया, उनको ये बर्दाश्त नहीं होता है। तो बस इसी वजह से कि बहुत कम ऐसे रहते हैं जो सपोर्ट करें। जैसे ही तुम्हारा बुरा वक्त आएगा तो सबसे पहले अगर कोई तुमसे दूर भागता है तो रिश्तेदार, और अच्छे वक्त में तो उनसे अच्छा कोई नहीं है। मतलब ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है कि मेरे साथ ऐसा हुआ है कि जितने भी थे, जब बुरा था टाइम, मेरा काम नहीं चल रहा था, मैंने जॉब छोड़ा, तो तुम्हारा लड़का कोई लायक नहीं है, मतलब मेन समझिए मेरा मोटिवेशन थे वो, तुम्हारा लड़का कुछ नहीं कर पाएगा। और सारी घर पे आके ये आज ऐसा कर रहा था, आज ये किया, यहाँ झगड़ा कर लिया, काम नहीं कर पाता है तो ये क्या करेगा आगे। तो मतलब मेन घर वाले भी यही कि जब एक चीज ज्यादा सुनो आप तो आपका माइंड ये होता है कि हाँ हो सकता है कि ये सही 100 हो। बार झूठ को, हाँ, जब इंसान 100 झूठ को बार 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 बोलने से वो झूठ सच हो जाता है। वो सच लगने लगता है। तो फिर यही हुआ कि लास्ट में ये भी हुआ, मम्मी पापा भी यही बोलने लगे कि ये कोई लायक नहीं है। अब सुन सुन के वही चीज हुआ, पर मुझे था कि मैं खुद कुछ करूंगा। और मेरे बहुत से ऐसे थे कि इसको बाहर भेज दो या ये कर दो, तो मुझे मेरा थिंकिंग ये था कि अब जॉब नहीं करना है, मतलब अब भूखे मर जाना ये ठीक, पर जॉब नहीं करना है। तो फिर यही किया मैंने कि बिजनेस पे ही फोकस किया। बहुत शुरू के 4-5 महीने तो ऐसे थे कि फोन करके दोस्तों को बोलना पड़ता था भाई चाय पिला दे, पर वो उस वक्त बहुत काम आए मेरे। और बहुत से ऐसे भी रहे कि मतलब उनसे कामयाबी नहीं देखी गई, तो उन्होंने बहुत नुकसान करने की भी कोशिश की। हसद बोलते हैं उसको। हाँ हसद, उनसे कामयाबी नहीं देखी गई। तो मैंने मतलब मेरे अब्बू से मैं काफी मशवरा लेता था, तो मैंने सारी बातें बताई। तो मेरे अब्बू ने फिर मुझे एक बात बताई थी, एक शेर कहा था मुझे मुझे बोले बेटा ये हमेशा याद रखना कि पाना है मंजिलों को तो तन्हा चला करो, राहों में लूट लेते हैं हम सफर कभी कभी। तो ये हक हुआ कि मतलब ये चीज हुआ कि हाँ उन्होंने बहुत नुकसान पहुंचाया, और ऐसे ही नहीं बहुत चीजों से और हर तरह से ये था कि ये जहाँ है ये वहीं रहे, क्योंकि सारी चीजें देखे तो ये हुआ कि इसके पास ये कैसे मैंने लिया और ये कैसे ले लिया। जो तो हसद होती है ना, हसद, हाँ हसद किसको बोलते हैं मालूम? हाँ हसद, हसद हसद। बोलते हैं कि भाई तुम्हारा भी, तुम जैसा कुछ कर रहे हो हाँ तो तुम, मेरे अपनी लाइफ जी रहा हूँ, हाँ तुम्हारी लाइफ अलग है, मेरी लाइफ अलग है, हाँ बाकी मैं तुम्हारे को देख रहा हूँ। हाँ, भाई मतलब ये कर रहा है, ये समझ रहे, कैसे, ये कैसे कर रहा है, क्यों। कैसे कर रहा है, क्यों है, क्यों हाँ, कैसे कर पा रहा है ये। और लोगों में जो एक चीज, ये नहीं कि मैं कुछ करूं, बाकी तुम्हारे को देख के मतलब मैं जल रहा हूँ खाली हाँ, अंदर से, तो उससे आदमी समझ रहे बहुत वो जबकि हो जाता है। ऐसा होना चाहिए कि अगर जैसे फ्रेंड सर्कल में ये नहीं कि सभी बढ़ जाएंगे, ऐसा नहीं होता है, 1 से 2 बढ़ता है। और 1 से 2 बढ़े तो वो चाहे तो पूरा सर्कल उठा सकता है, पर उनका थिंकिंग में क्या रहता है कि नहीं, हाँ ये बढ़ रहा है तो ये क्यों बढ़ रहा है, ये नहीं बढ़ना चाहिए, ये भी हम लोग के साथ ऐसे ही रहे। जैसे वो कॉल करे तो कॉल नहीं रिसीव करो तो अरे बहुत बड़ा आदमी हो गया है। तो मतलब उनका ये नजरिया रहता है कि बदल गया है तो। हाँ ये बदल गया है। पर काफी वक्त ऐसा होता है कि इंसान अपने कामों में बिजी होता है और वो इतने एफर्ट्स लगाता है कि कुछ उसकी जो लाइफ है वो चेंज हो जाए, कुछ अच्छे वक्त आ जाए। तो उसमें लोगों को भी समझना चाहिए कि इंसान मेहनत कर रहा है, और ऐसा नहीं कि वो बढ़ जाएगा तो सिर्फ उसी को फायदा है, वो अगर बढ़ गया तो वो तुमको भी फायदा देगा आगे। पर लोगों का नजरिया ये है कि मैं नहीं बढ़ रहा हूँ तो मैं इसको भी नहीं बढ़ने दूंगा। अभी ऐसी मेरे मतलब दोस्त लोग है, वैसे मैं कैसा काम वाम हाँ कर रहा हूँ, मैं आगे बढ़ रहा हूँ, अब हाँ मैं मेरे दोस्त लोग को समझाऊँ तो लोग मेरे को समझ रहे उल्टा बोल रहे हाँ, हुए। वो ये रहता एक है। दोस्त को तो मैंने ऐसी मजाक मस्ती में बोल दिया क्या रे क्या कर रहा है, तो वो मेरे को मारने लगा, हाँ तो मैंने भी उसको मारा, वो ऐसी हो गई थी या तो हो जाती, वो हाँ, दिन वो मर जाता था तो मैं मर जाता था, ऐसा वो ऐसा होने लगा। वो ऐसे ही रहता है कि दूसरों की कामयाबी बहुत कम लोग देख सकते हैं। इंसान को खुद के पास जितना है कम लगता है, और दूसरों के पास इतना सा भी आ जाए ना, उसके पास भले इतना सारा हो, अगर उस दूसरे के पास इतना सा आ जाए तो वो करता है कि इसके पास ये चीज क्यों है। जैसे मेरे पास उसके पास कोई चीज थी, मैंने भी वही सेम चीज, अब मेरे ही शौक थी, मेरा पसंद था,
मेरे पास नहीं था, जब अल्लाह ने दिया तब मैंने भी वो चीज़ लिया। तब ये हो जाता है कि मेरे पास थी और इसने कैसे ले लिया, इसके पास कैसे आ गया। मैं तो मतलब ये चीज़ देखो, नहीं है तो सब्र करो, है तो शुक्र करो, बस। बेशक, बस। बेशक अल्लाह ताला वक्त बदलता है, सब्र करने वालों के साथ अल्लाह। एक वक्त ऐसा भी था कि 2 रुपए का महंगा था मैं, मतलब घर का नहीं, कहीं नहीं, मुझे घर से भगा दिए थे। ये कभी हुआ? मतलब ये हुआ था वही स्टार्टिंग में जब मैंने जॉब छोड़ा था, तो ये हुआ कि तू कुछ काम का नहीं है, तू मत रह, तेरे में जरा भी जमीर होएगा तो, मतलब था थोड़ा फैमिली प्रॉब्लम भी था पैसे का, पर मुझे ये था कि मैं खुद कुछ करूंगा, खाली आप कुछ महीना संभाल लो। पर ये हुआ कि तेरे में जरा भी जमीर नहीं है, तो घर से भी तक मुझे भगा दिए थे। तो मेरा एक फ्रेंड था, मतलब मेरी जिंदगी में माँ बाप के बाद अगर कोई सहारा दिया है तो दोस्तों ने। तो फिर उसके यहाँ 3 से 4 दिन में रहा, खाया पिया। फिर धीरे धीरे एक जगह छोटे मोटे ऑर्डर्स, 5,000 के, 4,000 के, 10,000 के, तो कारीगरी मुझे खुद आती थी। तो मैं वो कर करके फिर मैं धीरे स्टेबल हुआ, फिर घर पे लाया दिया। फिर ये तो हुआ खाली कि यही हाँ, जॉब की है या और भी कोई जॉब की है? बस। बाकी वैसे तो मेरा ये थिंकिंग था कि जो करना है वो फील्ड में डीप जाओ, बाकी 10 जगह घूम के कोई मतलब नहीं है। मुझे ये करना था, मैंने सब कुछ चेक किया, मतलब सर्च किया कि क्या बेस्ट रहेगा आगे। तो मुझे इंटीरियर डिजाइनिंग, और ये अभी इसके लिए मैं इंटीरियर डिजाइनिंग कोर्स भी कर रहा हूँ। अच्छा, अभी मतलब बाद में सीख रहे? हाँ, अब अभी तो मेरा काम चल रहा है, हाँ। पर अब मुझे वो चीज़, एजुकेशन सबसे ज़रूरी चीज़ है। और मैं फील्ड पे तो सीखा था, पर मैं पेपर पे नहीं सीखा था। तो अभी वो सर्टिफिकेट तो ज़रूरी है, इसके लिए मैं वो अभी कर रहा हूँ। बाकी नॉलेज तो मुझे इतना है कि जितने भी डिजाइनर्स वगैरह हैं, सब आइडिया लेते हैं कि साबित भाई ये कैसा रहेगा, इसको ऐसा कर दे, तो काफी सारी डिजाइन रहती है कि ये तुम अपने हिसाब से डिजाइन कर देना। पर खाली मेरे पास सर्टिफिकेट और ये नहीं है कि पेपर एक होना चाहिए कि हाँ मैं ये चीज हूँ। तो इसके लिए मैं इंटीरियर डिजाइनिंग अभी कर रहा हूँ। तो मतलब तुम्हारी एज क्या है अभी? एज मेरी 23 है। तो आगे का मतलब अभी क्या सोचे तुम, मतलब आगे मतलब फ्यूचर में क्या करेंगे, कैसा करेंगे, क्या तुम्हारा प्रोसेस है आगे जाके? आगे आगे ये सोचे हैं कि अभी जैसे नॉर्मल बेस पे सब इंस्टाग्राम ये सब पे तो कर चुके, तो अभी ये था कुछ खुद की वेबसाइट्स वगैरह बनाएंगे। और अभी तो ज़्यादातर बॉम्बे में ही पूरा ज़्यादा सेलिंग वगैरह होती है, तो ऑल ओवर इंडिया का प्लान है कि वेबसाइट्स वगैरह रहेंगी तो इजी रहेगा सबको ऑर्डर्स वगैरह को। तो वेबसाइट को, उसका वेबसाइट का काम चालू है और मार्केटिंग का भी काम चालू है। इन्फ्लुएंसर्स से जिनसे बात चालू है, और उनके साथ कुछ कोलैबोरेशन करना है, क्योंकि मार्केटिंग के लिए कोलैबोरेशन और एडवर्टाइजिंग मेन ज़रूरी है। और आजकल सोशल मीडिया सबसे बेस्ट एडवर्टाइजिंग प्लेटफॉर्म है, तो वही करने का सोच रहे हैं कि ये सब इन्फ्लुएंसर से अगर कांटेक्ट हो गया और वो मार्केटिंग करे, वो एडवर्टाइजिंग करे, तो वो ज़्यादा अच्छा रहेगा। अपना जो अभी बीच में आया था ना, क्या बोलते हैं वो, शार्क टैंक में कभी सोचा शार्क जाने का? टैंक अभी नहीं, पहले थोड़ा सा ट्राई करेंगे उसमें भी जाकर, पर पहले बेस मजबूत हो जाए फिर आगे जाना मैंने बेहतर भरा था रहेगा। फॉर्म मेरा भाई, कुछ तो आया ही नहीं, रिप्लाई नहीं आया। किस चीज़ का आप बता दें? मेरी शॉप का, अच्छा, कि मैं अपना नाम का ब्रांड ब्रांड बनाऊँ, बहुत सारी तो चीज़ें। वो कैसा है कि ब्रांड, अगर आपका ब्रांड रेडी है तो, और आपकी सेल है, मतलब आप मेहनत कर चुके हैं, तो वो आएंगे। अगर आप स्टार्टअप कर रहे हैं तो वो जल्दी इन्वेस्ट नहीं करेंगे। नहीं, खाली फॉर्म भरा था, फॉर्म में था बहुत सारे, लाखों जन हाँ, फॉर्म भरते हैं, उसमें से कोई 100 पर 200 जन ही सिलेक्ट होते हैं। वो भी सिलेक्ट भी कैसे होते हैं, वो पहले चेक करते हैं कि आपका मतलब ब्रांड रजिस्टर होना चाहिए, आपका टर्नओवर क्या है। वो मतलब अगर आप सक्सेसफुल हैं, चल रहा है, तो ही वो लेंगे। और अगर स्टार्टअप है, बहुत ब्रांड का नाम नहीं है, कुछ नहीं है, एकदम लोकल है, तो वो नहीं। जब तक आपका खुद का कुछ नाम नहीं रहेगा, जब तक वो भी नहीं सिलेक्ट करते हैं ना वो। आपको अटेंशन नहीं देंगे ना वहाँ पे, मतलब फॉर्म वगैरह फिलअप करो तो सिलेक्शन नहीं होता है उसमें। तो अभी आपका ड्रीम क्या है, मतलब सपना क्या है, मम्मी पापा के लिए कुछ करना है या अपने लिए कुछ करना है, क्या ड्रीम है आपका अभी? ड्रीम तो बहुत सारे हैं, कुछ हैं छोटे मोटे ड्रीम जो अचीव हो गए हैं, बड़े ड्रीम्स अभी भी बाकी हैं। जैसे कुछ, वैसे तो मिडिल क्लास फैमिली से था, तो ये था कि मम्मी पापा को एकदम मतलब ऐशो आराम वाली ज़िंदगी, और ख्वाब ये था कि मम्मी पापा को हज पे भेजना, और वर्ल्ड टूर एक करवाना है। और घूमने का मुझे भी बहुत शौक है, तो एक वर्ल्ड टूर पूरी फैमिली के साथ करना है।
और मम्मी पापा को आराम रहे, मतलब जैसा बचपने में उन्होंने मुझे रखा कि मुंह से जो चीज़ निकली वो चीज़ लाके दे दी, वैसे ही मुझे करना है कि वो जिस चीज़ पे हाथ रखें वो चीज़ उनकी। तो बस आज की बातें यहीं ख़त्म होती है। तो हमारे फर्स्ट गेस्ट थे, पहले गेस्ट थे, बहुत अच्छा लगा भाई से बात करके। तो ऐसे ही अपन इंटरेस्टिंग कुछ ना कुछ लाते रहेंगे, नए नए गेस्ट, ठीक है, नए नए कुछ ना कुछ लाते रहेंगे। जैसे भी आपको अच्छा लगे आप भी ईमेल कर सकते हो, आपको अगर आना है तो। आपकी भी अगर ऐसा कुछ कहानी है या ऐसा कुछ रियल लाइफ में ऐसा कुछ किए हो आपने, मतलब कहीं से भी हो आप, कुछ भी किए हो तो मुझे ईमेल कर सकते हो। तो ये हमारी नई पॉडकास्ट है, प्लीज़ इसको सपोर्ट करो, लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो, जितना हो सके आपको पसंद आया तो शेयर करो। और पूरा आप ये सुनना चाहते हो ऑडियो में भी तो अवेलेबल है, नीचे लिंक है, उस पर क्लिक करके भी सुन सकते हो। हाँ, हमारी पॉडकास्ट का नाम है रियल वर्ल्ड पॉडकास्ट, तो उसका मतलब है असली बातें और असली लोग। तो हम लोग आएंगे, मतलब कुछ स्क्रिप्ट नहीं है, कुछ नहीं, असली बात रहेगी, असली लोग रहेंगे। जैसा दुनिया कैसे चल रही है वो हिसाब से दुनिया में क्या हो रहा है, बिजनेस, मतलब जो भी चीज़ है, कोई भी टॉपिक हो, मैं बात करने के लिए तैयार हूँ। आप ईमेल कर सकते हो, मैं भी, मतलब आप भी, अगर आपको कमेंट में अगर आपको जिसको बुलाना चाहे गेस्ट को आप लिख सकते हो, हम पूरी कोशिश करेंगे उसको बुलाने की। और भी आती रहेगी हमारी पॉडकास्ट, तो प्लीज़ सपोर्ट कीजिए।